Okay, so hey everyone. So आज की class will be on a important topic which is graph data structures. अब हम last के कुछ 4-5 सेशन से graph data structure कर रहे हैं, लेकिन what I wanted to discuss is the disjoint set union data structure. अब अगर हमने डिसजॉइंट सेट यूनियन DSU डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम काफी सारे और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी ये जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इसको समझेंगे यूजिंग रिडंडेंट कनेक्शन। देखो आज की क्लास मेनली हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर है। कुछ असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ नया टॉपिक भी पढ़ सकते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं। ट्राई करेंगे कि जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी DSU कवर कर रखा है उनको कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग मिल जाए बाय अ हार्ड प्रॉब्लम। हम we will be solving one hard problem based on it as well. Having said that, let's first understand कि हमें redundant connection वाली प्रॉब्लम में दे क्या रखा है। We are given a graph, लेकिन जो ग्राफ हमें गिवन है वो एक एज लिस्ट के फॉर्म में गिवन है। यूजुअली 99% ऑफ द सिनेरियोस में हमें एज लिस्ट ही गिवन होती है इनपुट में। मतलब एक वेक्टर ऑफ वेक्टर जहां पे हर एक रो एक 2 साइज की रो है जिसमें हमें एक अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन है, यानी 1 से 2 भी एक एज है, 2 से 1 भी एक एज है। तो फटाफट से ग्राफ बना ही लेते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। हमारे पास एक नोड है 1, एक नोड है 2, टोटल जो नंबर ऑफ नोड्स हैं या नंबर ऑफ वर्टिसेस है वो 9 गिवन है, 1 से लेकर 9। और जो एजेस हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, मतलब एजेस कैन गो एनीवेयर फ्रॉम 0 टिल v² इन वर्स्ट केस। तो अभी हाल फिलहाल आई थिंक ग्राफ में हमें 9 वर्टिसेस दे रखी हैं, बट वी विल सी कि अगर एक आधी कम करनी हो देख लेंगे। First edge is between 1 and 2. First edge insert कर दी. Second edge is between 2 and 3. So let's insert this one. Third edge is between 4 and 5. तो इसको भी insert कर देते हैं. Then next edge is between 6 and 7. तो फटाफट से इसको भी insert करते हैं. Next edge 5 and 6. तो 5 and 6 के बीच में भी edge insert करते हैं. Next edge is 3,7. So let's insert 3,7. But वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा 3,7 करना. So let's do what? Let's insert instead of 3,7, let's say 3, probably चलो 3,7 ठीक है। कुछ और तरीका हो सकता है क्या? Let me see. ऐसा करते हैं 3, हम 5 ले लेते हैं। तो एक एज हम चेंज कर रहे हैं। This is now 3,5 instead of 3,7। या चलो सेम ही रखते हैं, क्योंकि जो टेस्ट केस हमने बना रखा है वो इस हिसाब से बना रखा है ताकि ड्राई रन थोड़ा इम्पोर्टेंट, मतलब थोड़ा मीनिंगफुल हो। नेक्स्ट एज 7,8, so let's insert 7,8, 8,9 is there and then there is edge 2,9, so last edge is 2,9। तो हमें कुछ इस तरीके एजेस गिवन है जो टोटल हमारे को कुछ भी नंबर ऑफ एजेस गिवन हो सकती हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ वर्टिसेस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में गिवन है दैट आर इक्वल टू 9। हमें करना क्या है? हमें ऐसी सबसे पहली एज ग्राफ में से निकालनी है जो कि एक रिडंडेंट एज हो। रिडंडेंट एज का क्या मतलब होता है? रिडंडेंट एज का मतलब होता है कि उस एज के होने से या ना होने से ग्राफ कनेक्टेड रहता है। मतलब अगर वो एज ना भी हो तो ग्राफ कनेक्टेड रहेगा। बेसिकली जो ग्राफ है हाल फिलहाल वो एक साइक्लिक ग्राफ है। अब आई अज्यूम कि यार ये ग्राफ बड़ा मुश्किल है, मैंने ये ChatGPT से टेस्ट केस उठाया था, लेकिन एज एक्सपेक्टेड ChatGPT बड़ा गंदा टेस्ट केस दे रहा है। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा एक सिंपल सा टेस्ट केस लेते हैं जिसमें थोड़ा साइकिल दिखे। जो अभी ग्राफ लिया था उसमें साइकिल तो दिख ही नहीं रही थी। तो लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, टोटल 7 वर्टिसेस हमारे पास ग्राफ में है। और जो एजेस हैं अभी मान लेते हैं एक एज 1 से 2 है, फिर एक एज हमारे पास 3 से 4 है, फिर एक एज हमारे पास लेट्स से 3 से 5 है, या फिर मे बी 4 से 5 है। दिस इज द नेक्स्ट एज। नेक्स्ट एज मान लेते हैं हमारे पास 6 से 7 है, एंड सिमिलर तरीके से एक एज हम मान लेते हैं 4,6, 4,6, and similarly let's have one edge which is 2,3, 2,3, and let's have one last edge which is 3,5, 3,5। so पहली बात तो हमें या 3,5 की जगह let's say 5,7।
पहली बात तो हमें जो इस ग्राफ में ध्यान से देखकर बतानी है वो ये है कि क्या हमें इस ग्राफ में साइकिल दिख पा रही है, हाँ या ना। कैन वी सी एनी फॉर्मेशन ऑफ अ साइकिल, मतलब क्या कुछ एजेस एक पर्टिकुलर नोड से अगर हम ट्रेवर्सल स्टार्ट करें तो विद सम ट्रेवर्सल ओवर एजेस क्या हम वापस से सेम नोड पर आ पाएंगे? द आंसर इज यस। अगर हम इस नोड से ट्रेवर्सल स्टार्ट करते हैं तो वी विल गो टू 6, 7, 5 एंड वी विल रीच बैक टू 4। किसी भी नोड से स्टार्ट करो तो वी विल रीच बैक टू दैट सेम नोड। तो हमें क्या करना है, हमें उस साइकिल में से ऐसी एज रिटर्न करनी है जो इस इनपुट में सबसे लास्ट में आ रही हो, मतलब एक ऐसी एज जो कि रिडंडेंट हो, मतलब जिसके होने ना होने से ग्राफ कनेक्टेड रहे, यानी एक साइक्लिक एज। और उस एज को हमें रिटर्न करना है जो कि इनपुट में लास्ट में हो, मतलब टोटल तो हम इसको भी साइक्लिक एज मान सकते हैं, इसको भी 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 मान सकते हैं। हमें एक एज रिमूव करनी है और वो कौन सी हम करेंगे, जो भी इनपुट में लास्ट में होगी। सो अमंग दीज 4 एजेस आई वुड से 5,7 वाली जो एज है वो साइक्लिक एज है लास्ट में, तो हमें 5,7 आउटपुट में रिटर्न करना है। एक ऐसी एज जो साइकिल फॉर्म करती हो और इनपुट में वो सबसे लास्ट में एज आए, उसे हमें रिपोर्ट करना है एज द आंसर। अब इसको करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। इसको करने का हमारे पास डीएसयू एक तरीका है जो अभी हम सीखेंगे। इसको करने का हमारे पास नॉर्मल डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च वाला तरीका भी हो सकता है। डीएफएस में हम साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग पेरेंट एरे, लेकिन क्योंकि हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो वी आर पिकिंग अ इजी इनफ प्रॉब्लम, मतलब इजी टू मीडियम प्रॉब्लम हम पिकअप कर रहे हैं। अब हम यूजुअली ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे आज तक? हम ग्राफ को उसके नेबर्स के इसके नेबर्स के तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, यानी हर नोड बोलता था कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नेबर्स है, जैसे कि 1 के पास एक लिस्ट ऑफ नेबर है 2, 2 के पास एक लिस्ट ऑफ नेबर है 1,3, 3 के पास लिस्ट ऑफ नेबर है 2,4। हर एक नोड अपने लिस्ट ऑफ नेबर स्टोर करता था इन द एडजेसेंसी लिस्ट। हालांकि व्हाट विल द डिसजॉइंट सेट यूनियन डू? डिसजॉइंट सेट यूनियन या डीएसयू विल से कि हर एक नोड एक कंपोनेंट फॉर्म करेगा, एक सेट फॉर्म करेगा, और उस सेट का कोई ना कोई रूट होगा, कोई ना कोई आप बोल सकते हो पेरेंट होगा, मतलब हर एक सेट का स्टार्टिंग पॉइंट आप मान सकते हो कोई ना कोई होगा। इसको ऐसा मान लो रियल लाइफ स्टोरी से रिलेट करने के लिए कि काफी सारे बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बन रखे हैं इंटरनेशनली, जिसमें कंट्रीज पार्ट लेंगी और उन ग्रुप्स का कोई ना कोई हेड होगा। जैसे मान लेते हैं कि भाई जो नेटो वाला ग्रुप है उसमें यूएसए हेड है, मान लेते हैं कि जो ब्रिक्स वाला ग्रुप है उसमें इंडिया हेड है, एंड सो ऑन। तो एक ग्रुप का कोई ना कोई हेड है, तो वो रिप्रेजेंट होगा उस सेट के रूट से। इनिशियली हम बोल रहे हैं कि भाई हमने एक भी एज एक्सप्लोर नहीं करी है, तो हर एक नोड ग्राफ का जो हर एक नोड है वो एक अपना ग्रुप फॉर्म कर रहा है, मतलब डीएसयू के अंदर हर एक नोड का पेरेंट वो खुद ही है, हर एक नोड का रूट वो खुद ही है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि यार 1 वाला ग्रुप जो है उसका रूट 1 ही है, 2 वाला जो ग्रुप है उसका रूट 2 है, 3 वाला ग्रुप का रूट 3 है, 4 वाले ग्रुप का रूट 4 है, 6 वाले का 6 है, 5 वाले का 5 है और 7 वाले का 7 है। ऐसा करते हैं कि इस पूरे के पूरे ग्राफ में से ना एजेस को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इस ग्राफ में जो कि एक डीएसयू द्वारा रिप्रेजेंटेड है, उस ग्राफ में हम एजेस को इंसर्ट करेंगे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डीएसयू कि डीएसयू में हम ऑनलाइन क्वेरीज कर सकते हैं। ऑनलाइन क्वेरीज का मतलब ग्राफ में हम जितनी चाहे एजेस धीरे धीरे इंसर्ट कर सकते हैं। डीएफएस बीएफएस में ऐसा नहीं होता। डीएफएस बीएफएस में एक ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ है, उसके ऊपर आपको ट्रेवर्सल परफॉर्म करना है। लेकिन डीएसयू में इनिशियली ग्राफ में 0 एजेस भी हो तब भी आप उस ग्राफ के ऊपर धीरे धीरे एजेस को इंसर्ट कर सकते हो, बेसिकली ग्राफ को बड़ा करते जा सकते हो, जो डीएसयू सपोर्ट करता है। देखने कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा। ट्रस्ट मी, जस्ट बी विद मी। बाय द एंड ऑफ टुडे सेशन आपको काफी अच्छी 60 to 70% नॉलेज डीएसयू की हो जाएगी। 60 to 70% की बोल रहा हूँ क्योंकि और नॉलेज आपको जो बाकी बची हुई है वो प्रैक्टिस रहेगी, मतलब इफ यू डू द ट्राई रन्स ऑन योर ओन। तो सबसे पहला एज इंसर्ट करते हैं। सबसे पहला एज आ रहा है 1,2। 1 हमने पूछा इस दोनों एज के दोनों एंड पॉइंट से 1 तेरा ग्रुप का रूट कौन है, तो 1 बोलेगा भाई मेरे ग्रुप का रूट मैं खुद हूं। 2 तेरे ग्रुप का रूट कौन है, तेरे ग्रुप का रूट भी 2 खुद ही है।
तो एक तरह से दो कंट्रीज आ रही हैं और वो बोल रहे हैं कि नाउ वी आर फॉर्मिंग अ ग्रुप, वी आर फॉर्मिंग अ न्यू ग्रुप। अब क्योंकि दोनों जो पार्टीज हैं जो एक ग्रुप बना रही हैं, क्या वो दोनों पार्टी का जो साइज है क्या हाल फिलहाल सेम है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ? 1 और 2 वाला जो ग्रुप है, 1 वाले ग्रुप में भी एक ही नोड है अकेला 1, 2 वाले ग्रुप में भी अभी हाल फिलहाल एक ही नोड है अकेला 2। तो हाल फिलहाल जो मैं इन दो नोड्स को यूनियन कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब एक ग्रुप बना रहा हूँ यूजिंग एज 1, 2, तो क्या मैं एक सेम साइज के दो ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, हाँ या ना? यस और नो फोक्स? 1 वाला ग्रुप का भी एक ही नोड है, हर ग्रुप में तो अभी इनिशियली एक एक ही नोड है, हर एक ग्रुप एक नोड द्वारा रिप्रेजेंटेड है इनिशियली, हर एक नोड का पेरेंट वो खुद ही है, पेरेंट वो खुद ही है। नाउ सिंस वी आर एडिंग एज 1, 2, वी विल से कि यार जो 1 और 2 वाला एज है उसको इंसर्ट करना है, इसका मतलब या तो 1 को बोलना है 1 तेरा पेरेंट, अब 2 हो गया भाई, वो ग्रुप का कोई ना कोई रूट तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक साथ चलाएंगे ग्रुप, कोई ना कोई ओवर पावर तो करेगा। तो हम बोल सकते हैं या तो 1 तेरा पेरेंट 2 है, या हम बोल सकते हैं 2 तेरा पेरेंट 1 है। हाल फिलहाल दोनों ग्रुप्स सेम साइज के हैं, तो आप चाहे 1 का पेरेंट 2 बना सकते हो, आप चाहे 2 का पेरेंट 1 बना सकते हो। पेरेंट अपडेट करना यानी उस ग्रुप को यूनियन कर देना, उस ग्रुप को ज्वाइन कर देना, नोड 1 वाला ग्रुप और नोड 2 वाला ग्रुप अब एक ही ग्रुप है, और वो ग्रुप किस नोड द्वारा रिप्रेजेंटेड है? वो 1 द्वारा रिप्रेजेंटेड है। जो भी उस ग्रुप का रूट होगा वही हमारा उस ग्रुप का बेसिकली सिग्निफायर या आइडेंटिफायर माना जाएगा। तो आफ्टर एडिंग द फर्स्ट एज 1, 2 हम बोल रहे हैं कि भाई 1 और 2 एक ग्रुप का पार्ट है जिसका रूट 1 है, क्योंकि 1 का पेरेंट खुद 1 है, 2 का भी पेरेंट 1 है, यानी 1 रूट है। 3 वाला नोड का एक अकेला नोड का ग्रुप है जिसमें 3 पेरेंट है, 4 का अकेला ग्रुप है 4 पेरेंट, 5 का अकेला ग्रुप है 5 पेरेंट, बाकी सारे नोड एक एक नोड इक्वल टू एक एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। चलो अगले एज पे चलते हैं, धीरे धीरे जब हम नीचे वाली एजेस पे जाएंगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी। 3, 4 एज हम इंसर्ट करना चाहते हैं। अब हम पूछते हैं भाई 3 तेरे ग्रुप का रूट कौन है, तो 3 बोलेगा मेरा ग्रुप 3 द्वारा रिप्रेजेंटेड है। 4 तेरे ग्रुप का रूट कौन है, वो भी 4 द्वारा रिप्रेजेंटेड है, यानी जिन दो ग्रुप्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं हमें दिख पा रहा है बाय विजुअली वी कैन सी कि दोनों ग्रुप्स एक एक नोड के ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स का वेट एक एक है या रैंक एक एक है। कुछ लोग कोड में रैंक वर्ड यूज करेंगे, कुछ लोग कोड में वेट यूज करेंगे, बात सेम ही है कि ये वाला ग्रुप का वेट भी एक है, मतलब एक नोड है इसमें, और ये वाले ग्रुप का भी वेट एक है, यानी एक नोड है इसमें, या रैंक भी बोल सकते हो। अब जब मेरे को इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, सो अगेन माय क्वेश्चन इज कि क्या हम 3 को 4 का पेरेंट बनाएं या 4 को 3 का पेरेंट बनाएं, या हाल फिलहाल कुछ भी कर सकते हैं। थिंक ऑफ इट लॉजिकली, थिंक ऑफ इट इन रियल सेंस। दो कंट्रीज हैं, दो कंट्रीज ऑलमोस्ट सेम पावर की हैं, वो दोनों ज्वाइन कर रही हैं एक नया ग्रुप, तो क्या कोई भी उस ग्रुप को हेड कर सकता है, क्या कोई भी उस ग्रुप का नया लीडर बन सकता है, क्या ऐसा बोल सकते हैं हम? यस और नो फोक्स? सो प्रीवियसली क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू का पेरेंट छोटी वैल्यू बनाया था, तो इस बार भी वही करते हैं, हमने 4 का पेरेंट 3 बना दिया। उल्टा भी करोगे तो एक ही बात है। अब ये हम कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देख रहे, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क नहीं पड़ता, भले आप 3 का पेरेंट 4 बनाओ, 4 का पेरेंट 3 बनाओ, एज ऑफ नाउ। ओके, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आ रही है। अगला एज है 4, 5। हम इस एज को अपने ग्राफ में इंसर्ट करना चाहते हैं, ये वाला एज है 4, 5। हाल फिलहाल 4 और 5 क्या अलग अलग ग्रुप के पार्ट हैं या सेम ग्रुप के पार्ट हैं? बिफोर इंसर्टिंग दिस एज, क्या 5 और 4 अलग अलग ग्रुप का पार्ट है या सेम ग्रुप है? ग्रुप कैसे पता चलेगा? जो भी उस ग्रुप का रूट होगा, मतलब जो भी उस ग्रुप का ऐसा नोड होगा जिसका पेरेंट वो खुद है। So 4 and 5, are they part of different groups right now, or are they part of same group before adding the H? अलग अलग ग्रुप का पार्ट है, क्यों? क्योंकि भाई 4 का पेरेंट जो है वो है 3, यानी 4 वाला जो ग्रुप है उसका रूट 3 है, क्योंकि 3 का पेरेंट खुद 3 है, इसका मतलब रूट भी 3 है। 5 वाले ग्रुप का जो पेरेंट है वो 5 खुद है, यानी 5 ही रूट है उस ग्रुप का। सो इस ग्रुप का रूट 5 है, इस ग्रुप का रूट 4 है, यानी 4 और 5 जब हम ये एज इंसर्ट कर रहे हैं तो हम इस वाले ग्रुप को इस वाले ग्रुप के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, एक सेट को दूसरे सेट के साथ यूनियन कर रहे हैं। टेक्निकल भाषा में बोले तो हम दो सेट्स का यूनियन परफॉर्म कर रहे हैं। अब बहुत ही ट्रिक की बात आती है, दो चीजें यहां पर इन्वॉल्व होंगी। ऐसा करते हैं कि हम एक एक करके चलते हैं। मैं छोटा सा चेंज करता हूं, मैं ना जो पेरेंट्स है उनको उल्टा कर देता हूं।
टू वाली नोड का पेरेंट टू खुद है, वन का पेरेंट टू है। मतलब इंस्टेड ऑफ छोटी वैल्यू को पेरेंट बनाना, मैं बड़ी वैल्यू को पेरेंट बना रहा हूँ। एज आई सेड कि दो ग्रुप सेम साइज के हो तो कोई भी पेरेंट बन सकता है। सेम तरीके से जब हमने 3 और 4 का यूनियन किया था तो हम 4 को पेरेंट मान लेते हैं इंस्टेड ऑफ 3 को पेरेंट मानने से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं थोड़ा आपको एक कॉन्सेप्ट एक एक करके सिखाने के लिए कर रहा हूँ। हम टोटल 2 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, एक तो वेटेड यूनियन और एक पाथ कंपैरिजन। तो अभी हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स नहीं कर सकते वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड वेटेड यूनियन। वापस अंडू करके देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या करा है, अभी तक हमने 2 एजेस इंसर्ट करी। जब पहली एज इंसर्ट करी तो 1 का पेरेंट 2 बना दिया, 2 का भी पेरेंट 1 बन सकता था, बट हम छोटी वैल्यू का पेरेंट बड़ा वैल्यू बना रहे हैं। 3 और 4 का जब यूनियन करा तो 3 का पेरेंट 4 बना दिया, क्योंकि दोनों 3 और 4 एक एक साइज के ग्रुप्स थे। अब 4,5 एज आ रही है। हमने पहले चेक किया कि भाई 4 और 5 तुम्हारा रूट कौन कौन है। तो 5 बोलेगा मेरा रूट मैं खुद ही हूं, 4 भी बोलेगा मेरा रूट मैं खुद ही हूं, यानी दोनों अलग अलग ग्रुप्स के पार्ट है। हमें यूनियन करना है क्योंकि एज इंसर्ट हो रही है, यानी यूनियन करना है। और जब यूनियन करेंगे अब बात आती है कि 4 वाले ग्रुप में 2 लोग हैं, 5 वाले ग्रुप में एक ही लोग है, एक ही आदमी है 5 खुद। तो क्या 4 को 5 का 4 का पेरेंट 5 बनाना चाहिए, 4 शुड अपडेट इट्स पेरेंट टू 5, या फिर 5 को सिंपली 4 का पेरेंट बना दे? कौन सी बात फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकली इन रियल लाइफ सेंस मोर करती है? एक ग्रुप जिसमें ज्यादा लोग हैं, दूसरा ग्रुप जिसमें कम लोग हैं। छोटे ग्रुप को बड़े ग्रुप में मर्ज करें, यानी छोटे ग्रुप का पेरेंट बड़ा ग्रुप बनाएं, या बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप में मर्ज कर दें, यानी बड़े ग्रुप का पेरेंट छोटा ग्रुप मान लें। इसको कंपनी के एक्विजिशन की टर्म्स में भी मान सकते हो। एक ये बड़ी कंपनी है, मान लेते हैं डिज्नी, ये एक छोटी कंपनी है, मान लेते हैं जियो। ऑब्वियसली जियो इज स्मॉलर देन डिज्नी। तो जब मर्जर हुआ तो शुड वी से कि भाई डिज्नी इज एक्वायर्ड बाय जियो, और शुड वी से जियो इज एक्वायर्ड बाय डिज्नी? एटलीस्ट जियो का जो वो वाला था सिनेमा वाला, we will say कि भाई छोटा वाला पार्ट विल गेट मर्ज्ड इन द बड़ा वाला पार्ट। यानी छोटा वाला नोड जो जिस कंपोनेंट का साइज छोटा है, 5 वाले कंपोनेंट का साइज या रैंक छोटा था, वेट छोटा था, तो उसका पेरेंट अपडेट करके हमने बड़े वाले ग्रुप के वैल्यू को दे दिया। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। 5 का पेरेंट 4 असाइन कर दिया, क्योंकि 4 वाले ग्रुप में 2 नोड थी, 5 वाले ग्रुप में एक ही नोड है। उल्टा करते तो क्या होता? बहुत ही सिंपल बात है। अगर हम बोलते भाई 4 तेरा पेरेंट 5 होगा, तो 3 को अपना रूट निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। 3 को अपना रूट निकालने के लिए पहले 4 से पूछना पड़ेगा 4 तेरा कौन है पेरेंट, फिर 4 बोलेगा मेरा पेरेंट 5 है, और फिर 5 इवेंचुअली बोल पाएगा भाई मेरा पेरेंट तो कोई नहीं है। अगर हमने उल्टा करा होता तो, अगर हमने बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप में मर्ज किया होता तो। लेकिन अब क्योंकि हमने बड़े ग्रुप को एज इट इज रखा है और छोटे ग्रुप को मर्ज किया है, यानी हमने 5 को बोला भाई तेरा पेरेंट तू 4 को बना ले, तो इससे 3 को अपडेट ना करना पड़ा हमें। 3 एज इट इज छोड़ दिया हमने, 3 का पेरेंट 4 ही है अभी भी। उल्टा करा होता तो 3 का भी पेरेंट इवेंचुअली अपडेट करना पड़ सकता था, जो कि थोड़ा ज्यादा ऑपरेशन लेता। सो मेक सेंस कि बड़े ग्रुप को एज इट इज रहने दो, छोटे ग्रुप को बड़े में मर्ज करो, यानी छोटे ग्रुप वाला जो रूट है उसके पेरेंट को बड़े ग्रुप का रूट बना दो। 5 के पेरेंट को 4 बना दिया। चलो अगली एज पर चलते हैं। अगली एज है 6,7। पहली चीज हमें ये बतानी है कि 6 और 7 क्या अलग अलग कंपोनेंट के पार्ट हैं, अलग अलग सेट के पार्ट हैं, और आर दे पार्ट ऑफ सेम सेट एज ऑफ नाउ? कैसे पता लगेगा? उसके ग्रुप का रूट निकालकर। रूट यानी जब तक आपको वो नोड नहीं मिल जाती जिसका पेरेंट वो खुद है, वो रूट माना जाता है। जैसे इस वाले कंपोनेंट का रूट 2 है, इस वाले कंपोनेंट का रूट 4 है, जिस नोड का पेरेंट वो खुद होता है वो रूट माना जाता है। तो इन दोनों नोड्स का क्योंकि रूट डिफरेंट है, 7 वाले नोड का रूट 7 है, 6 वाले नोड का रूट 6 है, तो दोनों अलग अलग कंपोनेंट के पार्ट हैं, मर्ज करना पड़ेगा। अब मर्ज करने के लिए हम बोल रहे हैं कि भाई दोनों कंपोनेंट का साइज एक एक है। साइज कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली साइज स्टोर करना पड़ेगा। हर एक नोड को अपना साइज स्टोर करना पड़ेगा कि भाई उस कंपोनेंट में वो कितने नोड्स स्टोर कर रहे हैं हम, यानी कितना नंबर ऑफ नोड्स है, साइज कितना है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई साइज ऑफ 6 इज ऑल्सो 1, साइज ऑफ 7 इज ऑल्सो 1, दोनों ग्रुप्स का साइज 1 1 है। तो ऐसा करते हैं कि 6 का पेरेंट 7 बना देते हैं, क्योंकि हमने पहले भी छोटी वैल्यू का पेरेंट बड़ा वैल्यू बनाया था। हालांकि लॉजिकली तो कुछ भी करो एक ही बात है। सो वी विल से कि 6
पेरेंट गेट्स अपडेटेड एज अ 7, 6 का पेरेंट हमने 7 बना दिया। अब जब 6 का पेरेंट 7 बनाया है तो वेट किसका अपडेट करेंगे, रैंक किसका अपडेट करेंगे? हम बोलेंगे कि हमें रूट के रैंक से मतलब है। हमें इस ग्रुप में जब साइज पूछना होगा कि साइज इस ग्रुप का कितना है तो वो 2 से पूछेंगे। जब हमें इस ग्रुप का साइज पूछना होगा तो हम 4 से पूछेंगे। सिमिलर तरीके से जब हम ये यूनियन कर रहे हैं 6 और 7 का, तो जब हम साइज पूछने जाएंगे तो हम 7 से पूछने जाएंगे, 7 रूट है इस ग्रुप का। तो जब 6 का पेरेंट 7 बन रहा है तो पेरेंट ऑफ 6 इज गेटिंग अपडेटेड टू 7, लेकिन साइज ऑफ 7 विल गेट अपडेटेड विद एडिशन ऑफ द साइज ऑफ 6। मतलब जितने भी 6 वाले ग्रुप में नंबर ऑफ नोड्स थी वो सारी नंबर ऑफ नोड्स हम साइज ऑफ 7 में ऐड कर लेंगे। यानी वेट ऑफ 7 अब क्या हो जाएगा 1 + 1। पहले एक नोड थी वेट ऑफ 7 में, वेट ऑफ 6 में भी एक नोड थी, दोनों को जब यूनियन करा तो 7 का जो साइज है वो 1 + 1 2 हो गया, 2 नोड आ गई। सिमिलर तरीके से जब पहले 4 को 3 के साथ यूनियन करा होगा तो 4 का साइज 1 + 1 2 कर दिया होगा। 4 को जब फाइनली 5 के साथ मर्ज किया होगा तो 4 का साइज 2 + 1 3 कर दिया होगा। आई होप ये बात हमें साइज वाली समझ आ रही है। दोज हु आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम साइजेस कैसे अपडेट करेंगे, हम कैसे इंश्योर करेंगे किस ग्रुप का कितना साइज है वो हम एक रैंक एरे या एक वेट एरे की तरह से स्टोर कर रहे हैं। ये बात जिन भी लोगों को समझ आई है फटाफट से चैट में यस लिख रहे हैं क्विकली फोर्स। whoever is able to understand कि हम कैसे साइज को मेंटेन करने वाले हैं। एंड मैं थोड़ा बहुत ग्राफ में क्या करूंगा, मैं थोड़ा बहुत ग्राफ में चेंजेस लाऊंगा 4, चलो ठीक है ऐसे रखते हैं। आई थिंक अब हमें दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ आने वाला है। अभी तक हमने क्या करा, हमने देखा है कि यार हमें एक पेरेंट एरे चाहिए, हर नोड को अपना पेरेंट स्टोर करके रखना पड़ेगा और हर एक नोड को अपना साइज स्टोर करके रखना पड़ेगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम भले ही एज तो डाल रहे हैं 4 और 6 के बीच, एज तो ऑब्वियसली 4 और 6 के बीच में जा रही है क्योंकि इनपुट में 4,6 था, लेकिन 4 का पेरेंट तो 4 ही है यानी 4 का रूट 4 है, 6 का पेरेंट 7 है और 7 का पेरेंट 7 खुद है, यानी 7 इज द रूट ऑफ सेकेंड कॉम्पोनेंट, 4 इज द रूट ऑफ कॉम्पोनेंट। तो 4 और 7 में से किसी एक वैल्यू का पेरेंट अपडेट होने वाला है और किसी दूसरी वैल्यू का रैंक अपडेट होने वाला है, साइज अपडेट होने वाला है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या हमें पेरेंट ऑफ 7 को अपडेट करके 4 बना देना चाहिए या फिर हमें पेरेंट ऑफ 4 को अपडेट करके 7 बना देना चाहिए? वेरी सिंपल क्वेश्चन। छोटे कंपोनेंट को बड़े कंपोनेंट में मर्ज करो, यानी 7 का पेरेंट 4 बनाना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ नाउ सेइंग कि 7 तेरा पेरेंट तो खुद है, अब हम बोलेंगे 7 योर पेरेंट इज द नोड 4। तो इसको नीचे दिखाता हूं कि 6 का पेरेंट हाल फिलहाल 7 है, लेकिन 7 का पेरेंट हमने 4 बना दिया। और रैंक किसकी अपडेट होगी? रैंक 4 की अपडेट होगी क्योंकि 4 में ज्यादा नोड्स आ रही हैं। जिस कंपोनेंट को 4 लीड कर रहा है, अब उस कंपोनेंट में 3 नोड्स तो पहले से ही थी, रैंक ऑफ 4 ऑलरेडी 4 था, सॉरी 3 था, 3 नोड्स थी। अब उसमें रैंक ऑफ 7 भी ऐड कर देंगे, यानी साइज ऑफ 7 भी ऐड कर देंगे। तो 2 + 3, नाउ द रैंक ऑफ 4 विल बिकम 5 नोड्स। तो मैं रैंक अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा सकता हूं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग साइज एरे, लेट मी राइट द रैंक एरे। रैंक एरे में जो साइज है, जो रैंक है, वो 2 की 2 नोड्स हैं अभी हाल फिलहाल, 4 की 5 नोड्स हैं और बाकी किसी नोड की रैंक से हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाकी कोई रूट ही नहीं है। इस पॉइंट पर सिर्फ 2 ही रूट है, एक रूट है 2, एक रूट है 4। सिर्फ रूट नोड्स की रैंक से फर्क पड़ता है हमें अपने एल्गोरिथम में। हम जो यूनियन करेंगे एज ए सेड सिर्फ रूट्स पे करेंगे, जो भी कंपोनेंट का रूट होगा। चलो आगे चलते हैं एंड लेट्स इंसर्ट द नेक्स्ट एज। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू टीच यू द सेकंड कॉन्सेप्ट नाउ। जो नेक्स्ट एज हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो है 1,3। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज कमिंग अप। जब हम 1,3 को मर्ज करना चाहते हैं, सो आर वी गोइंग टू मर्ज 1,3 इटसेल्फ, यानी क्या 1 का पेरेंट 3 या 3 का पेरेंट 1 बनना चाहिए? क्या इनमें से कुछ ऑपरेशन होगा या फिर जो इनके रूट होंगे उनके पेरेंट और उनके रैंक में अपडेशन होगा? दैट इज विल बी अपडेट द रैंक एंड पेरेंट ऑफ 2 and 4 और will we update the rank and parent array of 1 and 3? We will always perform the updation of the parents यानी roots straight away। हम हमेशा जो यूनियन करेंगे वो पहले रूट निकालेंगे उसके बाद करेंगे।
मतलब अगर हमें एक एज इंसर्ट करनी है 1,3, तो हम 1,3 एज को इंसर्ट करने से पहले पूछ रहे हैं 1, 2 कौन से कंपोनेंट का पार्ट है? तो 1 बोल रहा है भाई मैं 2 वाले कंपोनेंट का पार्ट हूं, माय पेरेंट इज 2, माय रूट इज 2। 3 तेरे कंपोनेंट का रूट कौन है? 3 का पेरेंट है 4, 4 का पेरेंट खुद है, यानी 4 रूट है। तो जो एक्चुअल में हमें पेरेंट और रैंक एरे अपडेट करनी है वो उन दोनों रूट नोड्स की अपडेट करनी है। एक का रैंक एरे अपडेट होगा, एक का पेरेंट एरे अपडेट होगा। किसका पेरेंट अपडेट होगा? जो भी छोटा कंपोनेंट होगा उसका पेरेंट अपडेट होगा, बड़ा कंपोनेंट का रूट बनेगा। यानी 2 का रूट, अब 2 का पेरेंट अब 2 खुद नहीं रहेगा, 2 बोलेगा कि भाई अब नाउ आई एम पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ 4, so नाउ माय पेरेंट इज 4। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो रैंक है वो हमें 4 की अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि नाउ 4 इज द न्यू रूट जो कि और भी नोड्स को इंसर्ट कर रहा है। पहले उसके पास 5 नोड्स थी, 3 4 5 6 7, अब उसके पास 2 नोड, रैंक ऑफ 2, 2 नोड्स और आ चुकी है। यानी अब जो रैंक ऑफ 4 है वो 7 हो चुकी है। अब टोटल जो 4 वाली नोड है उसमें 7 नोड्स आ चुकी है। ये तो हमने समझ लिया कि हमने रैंक जो पेरेंट ऑफ 2 है उसको 4 बना दिया और पेरेंट ऑफ 3 को भी 4 बना दिया। पेरेंट ऑफ 1 हाल फिलहाल 2 के बराबर है। सिमिलर तरीके से पेरेंट ऑफ 6 हाल फिलहाल 7 के बराबर है। मतलब हमें कुछ कुछ नोट्स ऐसे दिख रही हैं जिनमें पेरेंट रूट को पॉइंट नहीं करते, यानी किसी भी कंपोनेंट का रूट निकालने के लिए हमें मल्टीपल लुकअप्स करने पड़ सकते हैं। किसी नोड का रूट निकालने के लिए मान लो अगर हम मैं 1 से पूछता हूँ 1 तेरा कौन है रूट, तो 1 पहले बोलेगा भाई मेरा पेरेंट है 2, 2 बोलेगा मेरा पेरेंट है 4, 4 बोलेगा मेरा पेरेंट मैं खुद हूं तो मैं हूं रूट। तो टू फाइंड द रूट नोड यू हैव टू डू मल्टीपल लुकअप्स, यानी जो ये फाइंड पेरेंट वाला हम फंक्शन लिखेंगे वो एक रिकर्सिव फंक्शन होगा, क्योंकि वो मल्टीपल लुकअप्स कर सकता है। जैसे कि सेम तरीके से 6 का रूट मंगवाया जाए तो 6 बोलेगा भाई मेरे को तो मेरा पेरेंट पता है वो है 7, 7 बोलेगा मेरे को भी मेरा पेरेंट पता है वो है 4, 4 बोलेगा मेरे को भी मेरा पेरेंट पता है वो मैं खुद हूं तो मैं हो गया रूट। जिसका भी पेरेंट वो खुद होता है वो होता है रूट। तो अगेन फॉर फाइंडिंग द पेरेंट द रूट नोड ऑफ 6 वी आर डूइंग मल्टीपल लुकअप्स। इसमें कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा भाई, हम हर नोड के मल्टीपल लुकअप्स कर रहे हैं, हर नोड को रिकर्सिवली उसका पेरेंट निकालने की ट्राई कर रहे हैं। अभी तक हमने इन सारी एजेस को जो सेकंड लास्ट एज है उन सारी एजेस को इंसर्ट कर दिया है। लास्ट एज 5,7 वाली एज बची है, तो मैं जो लास्ट एज है उसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा और प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग बन जाए। लेट्स इंसर्ट द लास्ट एज एज, हम क्या करते हैं हम बोलते हैं कि भाई प्रोबेबली 1,6, थोड़ा सा चेंज किया है, 1,6 को हम इंसर्ट करना चाहते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो 1,6 ये वाला पार्ट है। अब इसको मैं दिखा नहीं सकता वरना बहुत हौच पौच हो जाएगी, बट यू कैन थिंक ऑफ कि हमने इस वाली नोड को 1 वाली नोड को 6 वाली नोड के साथ मर्ज करने की ट्राई करनी है। अब ध्यान से बताना है कि जब हम 1 और 6 इन दोनों को मर्ज करने की ट्राई करेंगे तो 1 का भी पेरेंट निकालेंगे या 1 का भी रूट निकालेंगे, 6 का भी रूट निकालेंगे। जब 1 का हम रूट निकालेंगे तो हमें पता चलेगा भाई 1 का रूट तो 4 है। तो क्या 1 का रूट अगर 4 है तो क्या आगे जाकर हम दोबारा से अगर 1 के लिए पेरेंट निकालने की ट्राई करते हैं, दोबारा से 1 के लिए रूट निकालने की ट्राई करते हैं, तो हमें दोबारा से लुकअप करना पड़ेगा, दोबारा से लुकअप करना पड़ेगा। जितनी भी बार फाइंड द रूट नोड ऑफ 1 निकालेंगे तो बार बार ये सारे लुकअप्स करने पड़ रहे हैं, ये सारे पेरेंट 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 तक जाना पड़ रहा है जब तक रूट ना मिल जाए। इसको अवॉइड करने के लिए कि एक बार आप नोड 1 को पता चल जाए कि भाई उसका रूट नोड 4 है, उसके कंपोनेंट का रूट 4 है, अगली बार 1 के रूट को निकालने के लिए हमें लुकअप्स इतने सारे ना करने पड़े, बस हमें एक ऑपरेशन में ही, एक रिकर्सिव कॉल में ही पेरेंट पता चल जाए। व्हाट शैल वी डू फॉर दैट? लेट मी रिपीट माय क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल हो गया। आई एम सेइंग हमें एक एज इंसर्ट करनी है 1,6। इसको करने के लिए हमने 1 को पूछा 1 तेरा रूट कौन है, तो बोलेगा भाई मेरा रूट 2 से पूछो, 2 बोलेगा मेरा रूट 4 से पूछो, 4 बोलेगा मैं हूं रूट। अब 1 को रूट पता चल चुका है यूजिंग अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल, 1 का रूट है 4। हाल फिलहाल अगर 1 बड़े वाले कंपोनेंट का पार्ट है तो 1 का रूट चेंज नहीं होने वाला, 1 का रूट 4 ही रहेगा अगर 1 इज पार्ट ऑफ द बिगर कंपोनेंट। सो आई एम सेइंग कि 1 के पेरेंट को 2 ही रखकर, फिर 2 के पेरेंट को 4 ही रखकर बार बार 1 का रूट निकालने के लिए ये लुकअप्स करें,
और शैल वी डू सम ऑप्टिमाइजेशन, ताकि 1 को अपना रूट जो कि 4 निकल चुका है वो दोबारा ना निकालना पड़े, वो दोबारा फंक्शन रिकर्सिव कॉल्स ना करनी पड़े। व्हाट शैल वी डू? सिमिलर तरीके से जब हमने पता किया 6 का रूट, तो 6 का रूट भी 4 आया, तो हम देख रहे हैं कि भाई 6 का रूट निकालने के लिए भी हमने मल्टीपल लुकअप्स करे। तो अगली बार अगर मान लो कोई और एज बाद में आती जिसमें 6 होता, तो दोबारा से 6 का रूट निकलता। मान लो कोई और एज आती आगे जाके 1, तो दोबारा से 1 का रूट निकलता। तो इतने सारे लुकअप्स करने की जगह व्हाट शैल वी डू? कैन वी से कि भाई जिस दिन 1 का रूट 4 निकला उस दिन 1 के पेरेंट एरे को अपडेट करके भी 4 बना दो, हाँ या ना? जिस दिन हमें पता चल गया 1 तेरा पेरेंट, तेरा रूट 4 है, तो उसका पेरेंट 4 रहेगा या 4 के भी ऊपर का कोई नोड बनेगा आगे जाके, बट एटलीस्ट 4 तो रहने वाला है। अब हमें 2 से लुकअप करने की जरूरत नहीं है। सो इफ 1 हैज फाउंड इट्स रूट टू बी 4, वी विल अपडेट द पेरेंट ऑफ 1 टू बी 4। सिमिलर तरीके से जब 6 को पता चला कि भाई मेरा पेरेंट 7 है, 7 का पेरेंट 4 है, 4 का पेरेंट खुद है 4, तो व्हाट विल 6 डू? 6 विल डायरेक्टली अपडेट इट्स पेरेंट एज 4, ताकि आगे जाकर जब दोबारा 6 का हम रूट निकालने की ट्राई करेंगे तो हमें एक ही बार में पता चल जाए कि भाई 6 का पेरेंट तो 4 है, हमें 7 के थ्रू ना जाना पड़े। अभी तो सिर्फ एक हॉप और एक्स्ट्रा, बट अगर टेस्ट केस और अच्छा हो तो उसमें मल्टीपल हॉप्स भी हो सकते हैं। व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि जब भी हम किसी नोड का रूट निकालेंगे तो जो भी रूट निकलेगा उसको हम पेरेंट एरे में अपडेट कर देंगे। अगर 6 का रूट 4 निकला है तो 6 के पेरेंट एरे में 6 का पेरेंट तो 4 ही बना दो। अगर 1 का पेरेंट 2 था, 2 का पेरेंट 4 था, तो पेरेंट ऑफ 1 शुड गेट अपडेटेड एज 4 डायरेक्टली, ताकि आगे जाकर 1 और 6 जैसे नोड्स के पेरेंट को निकालने के लिए हमें एक ही बार ऑपरेशन करना पड़े, एक ही कांस्टेंट ऑपरेशन में हमें पता चल जाए कि पेरेंट कौन आएगा। अब बात आती है कि भाई ये वाली एज हमें साइकिल इंजेक्ट कैसे हो पा रही है। जब हमने 1,6 को इंसर्ट किया तो हमने बोला भाई 1 तेरा कौन है पेरेंट, वो बोल रहे 4 है। 6 तेरा कौन है पेरेंट, वो भी 4 है। 1 और 6 ऑलरेडी सेम कंपोनेंट में है, 1 और 6 का ऑलरेडी कंपोनेंट 4 ही है। अगर पूरे ग्राफ को देखोगे तो पूरा ग्राफ ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है। इन ग्रीन वाली एरोस को अगर हटाकर देखो, मन की आंखों से देखो, तो आपको कनेक्टेड ग्राफ दिखेगा। और मैं बोल रहा हूँ 1 और 6 के बीच में एक एज है, क्या ये साइक्लिक एज है, हाँ या ना? अगर मैं ऐसी दो नोड्स को मर्ज करता हूं जिनका ऑलरेडी पेरेंट सेम है, 1 का भी पेरेंट 4 है, 6 का भी पेरेंट 4 है, उनको मर्ज कर रहा हूं मैं, तो क्या मैं ऑलरेडी दो नोड जो सेम कंपोनेंट में है उन्हें दोबारा मर्ज कर रहा हूं? यस और नो? क्या मैं 1 और 4 जो ऑलरेडी सेम ही कंपोनेंट में है, जिनका ऑलरेडी जो कंपोनेंट है वो 4 वाला ही है, उन्हें दोबारा मर्ज कर रहा हूं, तो एम आई इंसर्टिंग अ साइक्लिक एज? क्या इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी नोड साइकिल तब बनाएगी जब उस नोड के दोनों एंड पॉइंट, उस एज के दोनों एंड पॉइंट सेम कंपोनेंट का पार्ट होंगे, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट, बोथ एंड पॉइंट्स आर पार्ट ऑफ सेम एज, सेम रूट, बोथ एंड पॉइंट सेम रूट, तो हमें साइकिल मिल चुकी है। जिस दिन भी हमें साइकिल मिल जाए उस दिन हम उस एज को रिटर्न कर देंगे। सो कोड वाइज हमें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, बट उससे भी पहले ये दो एरेज, पेरेंट एरे और रैंक एरे समझनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। पेरेंट एरे में हमने एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जो भी हमने लास्ट में सीखा था कि एक बार किसी नोड का पेरेंट या रूट निकल जाए तो उसके पेरेंट को उसके रूट से अपडेट कर दो। जैसे कि 1 का एक बार रूट पता चल गया 4, तो 1 का पेरेंट 4 बना दो। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पाथ कंप्रेशन। बस याद करने की चीज है, याद कर लोगे तो इंटरव्यू में थोड़ा इंप्रेशन जमा पाओगे। What you are doing by updating the parent of any node, you are doing path compression. ये नहीं करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। सेम तरीके से हमने ये रैंक एरे क्यों मेंटेन करी है? देखो बिना रैंक के भी यूनियन हो सकते हैं। अगर आप बिना रैंक के यूनियन करोगे तो किसी को भी किसी का भी पेरेंट बना दो। जब दो कंपोनेंट मर्ज हो रहे हैं तो ए को बी का पेरेंट बना सकते हैं, बी को भी ए का पेरेंट बना सकते हैं, किसी को भी किसी का पेरेंट बना सकते हैं। लेकिन रैंक या वेट, साइज ऑफ ईच कंपोनेंट हमने क्यों मेंटेन किया? ताकि हम बड़े कंपोनेंट में मर्ज कर पाए छोटे कंपोनेंट को, या छोटे कंपोनेंट को इंसर्ट कर पाए बड़े में। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वेटेड यूनियन। हमने ये रैंक जो मेंटेन करी है इसको हम वेटेड यूनियन बोलते हैं। ये भी अगर नहीं होगी, अगर हम रैंक्स मेंटेन नहीं करेंगे यानी वेट्स मेंटेन नहीं करेंगे कि किस कंपोनेंट में कितनी नोड्स हैं, तो भी हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर हम पाथ कंप्रेशन करते हैं, अगर हम वेटेड यूनियन करते हैं,
तो हम बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो कांस्टेंट आती है। ये रियल सेंस में कांस्टेंट नहीं होती, रियल सेंस में इसको बोलते हैं इनवर्स एक्करमैन कांस्टेंट, जो कि बहुत ही छोटा होता है, 4 और 5 के बराबर होता है बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए। तो इतना डीप में जाने की नहीं है मैथमेटिक्स में, सिंपल भाषा में बोले तो भले ही हम यूनियन परफॉर्म कर रहे हो, भले ही हम फाइंड परफॉर्म कर रहे हो, फाइंड मतलब किसी नोड का पेरेंट निकालना, यूनियन मतलब दो कंपोनेंट्स को मर्ज करना, तो कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हो हम कांस्टेंट टाइम में तभी कर पाएंगे अगर जो पेरेंट एरे है उसमें हम पाथ कंप्रेशन अप्लाई कर रहे हो, यानी एक बार किसी का रूट निकल जाए तो उसका पेरेंट उस रूट से अपडेट कर दो, और अगर हम वेटेड यूनियन कर रहे हो यानी किसी भी नोड का अगर हमें साइज पता हो तो जब हम यूनियन कर रहे हो तो छोटे कंपोनेंट को बड़े कंपोनेंट में अपडेट करो, यानी छोटे वाले कंपोनेंट का पेरेंट अपडेट करना है बड़े वाले कंपोनेंट के पेरेंट से। मैं एक और बेटर टेस्ट केस लिखता हूं, हम कोड लिखते हैं फिर उस कोड के साथ साथ एक और ट्राई रन करेंगे जस्ट टू इंप्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग। चलो लेट्स राइट द कोड। व्हाट वी आर सीइंग इज कि हमें एक ग्राफ बनाना है, लेकिन ग्राफ बनेगा यूजिंग 2 एरे, तो हमें क्लास बना लेते हैं जिसमें वो 2 एरे स्टोर होंगी। क्लास बनाना ना बनाना आपकी मर्जी है, थोड़ा कोड ज्यादा अच्छा दिखेगा अगर हम क्लास के थ्रू कोड को बनाएंगे, क्योंकि इसमें डेटा स्ट्रक्चर होंगे, 2 एरेज होंगी, पेरेंट एरे, रैंक एरे, और फंक्शंस भी होंगे, फाइंड और साथ के साथ हमारा यूनियन। सो लेट्स क्रिएट अ डीएसयू क्लास जिसमें हम 2 एरे रखने वाले हैं, यानी 2 वेक्टर रख लेते हैं। एक वेक्टर का नाम हम रख देते हैं पेरेंट, दूसरे वेक्टर का नाम हम रख देते हैं रैंक। रैंक रखो, वेट रखो, साइज रखो, आपकी मर्जी है। और जो डीएसयू का कंस्ट्रक्टर होगा उस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, बाय द वे जो डेटा है उसको प्राइवेट रखते हैं हमेशा, और जो बाकी के सारे फंक्शंस होंगे, कंस्ट्रक्टर होगा, गेटर सेटर्स होंगे, उसको पब्लिक रखेंगे। तो डीएसयू n नंबर ऑफ एलिमेंट लेगा, यानी कितने नोड्स का ग्राफ है वो हमें इनपुट में भेजना होगा, और पेरेंट एरे भी उसी नंबर ऑफ नोड्स की होगी और रैंक एरे भी। हालांकि हमें पेरेंट एरे में ith इंडेक्स पर इनिशियली क्या रखना था, क्या किसी को याद है? प्रतीक्षा, आई नो ग्राफ इज टफ, डोंट वरी, यू आर नॉट द ओनली वन, इवन इंक्लूडिंग मी। जब मैं पहली बार ग्राफ पढ़ रहा था तो मुझे ग्राफ बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। इट यूज्ड टू बी लाइक, फॉर मी इट यूज्ड टू फील लाइक यार मैं तो सब कुछ रट रहा हूँ, इतनी सारी एल्गोरिथम्स हैं, वेटेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड, साइकिल, पेरेंट, किसी केस में पेरेंट निकालते हैं, किसी केस में हम वो ग्राफ कलरिंग लगाते हैं, किसी केस में हम बायपार्टाइड ग्राफ चेक कर रहे हैं, कभी टोपोलॉजिकल सॉर्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ होता है। बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स में या बाकी एल्गोरिथम्स में इतने वेरिएशंस नहीं है, सो डेफिनेटली इट इज ओवरवेलमिंग फॉर एवरीवन। लेकिन अगर हमने ये सारी एल्गोरिथम्स थोड़ा टाइम लगा के कर दी, ग्राफ विल डिमांड 1 और 2 मंथ्स, मतलब 1 मंथ तो कम से कम हमें देना ही चाहिए सिर्फ ग्राफ के ऊपर। और 1 मंथ मतलब अगर हम हर दिन 2 से 3 प्रॉब्लम कर रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ 1 मंथ वी शुड हैव एटलीस्ट 60 to 70 प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड जस्ट ऑन ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ये लेवल की प्रैक्टिस डिमांड करता है ग्राफ, ये लेवल की प्रैक्टिस डिमांड करता है डायनामिक प्रोग्रामिंग। अगर हम वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इट विल फील डिफिकल्ट। सो हैविंग सेड दैट, अभी हम कोई नया डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, कोई नई एल्गोरिथम सीख रहे हैं, तो इट इज परफेक्टली ओके कि हमें वो थोड़ा टफ लग रहा हो इनिशियली, लेकिन हम जब उसकी रिवीजन करेंगे, हम जब उसके खुद से ट्राई रन करेंगे, जब उसके वेरिएशंस को सॉल्व करेंगे, जब आगे जाके अगर हम कॉन्टेस्ट देंगे तो उन कॉन्टेस्ट में उन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विदाउट नोइंग कि ये तो ग्राफ की प्रॉब्लम है, तो हमारा माइंड डेवलप होगा। बेसिकली कनेक्टिंग द डॉट्स, हमें कॉन्टेस्ट देने हैं, हमें वेरिएशंस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है लीड कोड पे, होमवर्क वाले असाइनमेंट्स में से, एंड सो ऑन। हमें जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिली हैं या फिर लाइव सेशंस हो रहे हैं उनमें पार्ट लेना है, मतलब उनको रेगुलरली वॉच करना है, रिवाइज करना है, और ऑल दिस थिंग्स कंबाइंड ड्राई रन्स खुद करने हैं। ऑल दिस थिंग्स कंबाइंड विल रिमूव दिस फियर ऑफ कि ग्राफ डिफिकल्ट है या फिर डीपी डिफिकल्ट है, एंड सो ऑन। चलो वापस चलते हैं। हमने क्या करा, हमने एक लूप चलाया। इनिशियली याद करो जब हमने शुरू में ग्राफ बनाया था तो हर नोड का पेरेंट कौन था? व्हाट वाज द पेरेंट ऑफ ईच एंड एवरी नोड इनिशियली? जब डिसजॉइंट सेट यूनियन शुरू किया था, एक भी एज जब नहीं थी, हर नोड का पेरेंट वो खुद था। तो पेरेंट एरे में हम क्या इंसर्ट कर देंगे, हम पेरेंट एरे में इंसर्ट कर देंगे, आई थिंक पुश बैक होता है C++ में, वी विल इंसर्ट आई का पेरेंट आई खुद है। कुछ लोग -1 लेकर चलते हैं, मतलब अगर -1 होगा पेरेंट यानी कोई भी नहीं है पेरेंट। आई प्रेफर
मेकिंग इट आई, जिससे थोड़ा क्लियरली दिख पाता है कि हाँ पेरेंट कोई भी नहीं है, सॉरी पेरेंट खुद है यानी वो रूट है। और दूसरी चीज, रैंक शुरू में हर एक नोड की क्या होगी, रैंक शुरू में हर एक नोड की होगी 1। हर एक कंपोनेंट में एक एक नोड होगी, वो अकेली नोड 1 के कंपोनेंट में अकेला 1, 2 के कंपोनेंट में अकेला 2 एंड सो ऑन। तो कंस्ट्रक्टर में दो एरे, पेरेंट एरे में हर एक नोड उस इंडेक्स के बराबर होगी हर एक वैल्यू, और रैंक एरे में शुरू में हर एक वैल्यू 1 होगी। अब बात आती है दूसरे फंक्शन की, जो की है फाइंड फंक्शन। ऑल्दो फाइंड में हमें रिटर्न, फाइंड यानी किसी भी नोड का रूट निकालना, रूट नोड। तो किस नोड का रूट निकाल रहे हैं, वो नोड हम इंडेक्स फाइंड फंक्शन में पास करेंगे। किस दिन हम बेस कंडीशन पे पहुंच रहे हैं, किस दिन हमें पता है कि करंट नोड ही रूट है। जैसे कि जब हमने 1 का रूट निकाला था तो कैसे पता चला था 4 ही रूट है, या सिमिलर तरीके से 6 का जब हमने रूट निकाला था तो कैसे पता चला था 4 ही रूट है। हाउ विल वी कम टू नो कि द करंट नोड इज द रूट नोड। इस भी पॉइंट पर देखें तो हाउ विल यू कम टू नो कि भाई पूरे के पूरे ग्राफ का रूट 4 है, कैसे पता चलेगा, व्हाट इज द कंडीशन। तब हम बोल पाएंगे कि यार भाई करंट नोड का पेरेंट करंट नोड ही है, पेरेंट ऑफ आई इज इक्वल टू आई। देन वी से कि भाई करंट नोड ही रूट है, रूट विल ऑलवेज हैव इटसेल्फ एज इट्स पेरेंट। हालांकि जब हमें पेरेंट करंट नोड नहीं मिलता, मतलब हमारा को पेरेंट कोई और है, तो हम उस नोड से फाइंड करवाएंगे। जैसे कि याद करो 6 का पेरेंट जब 7 था तो 6 फाइंड ऑफ 6 कॉल हुआ था। फाइंड ऑफ 6 मतलब 6 का रूट हम निकालना चाहते हैं, तो 6 ने पेरेंट से पूछा पेरेंट तेरा कौन है रूट। अगर 7 का रूट कुछ निकलेगा XYZ, तो 6 का भी रूट वही होगा XYZ, क्योंकि 6 का पेरेंट 7 था। 7 पूछ रहा है भाई मेरा पेरेंट भी, मैं खुद नहीं हूं, मेरा पेरेंट है 4, तो चलो फाइंड द 4 कॉल करते हैं। जो भी मेरे पेरेंट का फाइंड फंक्शन होगा वही मेरा फाइंड होगा, मतलब जो भी मेरे पेरेंट का रूट होगा वही मेरा रूट होगा 4। तो 7 ने बोल दिया चलो मेरे पेरेंट एरे में 4 डाल दो, ऑलरेडी 4 ही था बट दोबारा डाल दिया। 7 ने भी रिटर्न कर दिया कि भाई मेरे को पेरेंट मिल चुका है 4। 6 ने बोला कि आई एम ऑल्सो गोइंग टू अपडेट माई पेरेंट एज 4। जब हम रिटर्न कर रहे हैं, जब हम फाइंड फंक्शन कॉल करते हैं टू द पेरेंट ऑफ इंडेक्स, पेरेंट से मंगवाते हैं भाई पेरेंट तेरा रूट कौन है, वही मेरा रूट होगा। जो भी हमें फाइंड फंक्शन से मिलता है, जो भी रूट नोड हमें मिलेगी, लेट्स स्टोर द रूट नोड, उस रूट नोड को पहले हम अपना पेरेंट बनाएंगे। पेरेंट ऑफ इंडेक्स बिकम्स इक्वल्स टू रूट, पहले रूट नोड अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज द पेरेंट, एंड देन वी विल रिटर्न द सेम रूट नोड। रूट नोड ही रिटर्न करनी है, करंट नोड मत रिटर्न कर देना। जब 4 ने बोला भाई मैं हूं रूट, तो 4 ने अपने आप को रिटर्न करवाया 7 के पास। 7 बोलता है भाई मेरा पेरेंट 4 है और वही रूट है, तो चलो 4 मिल गया रूट। 6 बोलेगा ठीक है पेरेंट इज 7 बट द रूट वाज 4, तो रूट वी हैव टू रिटर्न नॉट द पेरेंट, और उस रूट नोड को हम अपना पेरेंट भी बना लेंगे। इन तीनों लाइन को एक लाइन से कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑल्दो वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, मैं लिख के दिखा सकता हूँ। वी विल से कि जो भी हमें फाइंड ऑफ पेरेंट मिलता है उसी को रिटर्न करना है हमें, जो भी फाइंड फंक्शन रिटर्न करता है, और उसको साथ के साथ पेरेंट ऑफ इंडेक्स में अपडेट कर लेना है। तो एक लाइन में लिखना हो तो ये कर सकते हैं, एक लाइन में समझ ना आता हो तो हम ये 3 लाइनों का कोड भी लिख सकते हैं, 1 लाइन। क्योंकि इवेंचुअली देखो जब हमें डीएसयू कोड करना होगा तो हमें यूजुअली छोटा कोड लिखना होगा ताकि टाइम बचे, आप कोड ही मत लिखते रह जाना। तो लेट्स ट्राई टू रिमेंबर द 1 लाइनर कोड। यहाँ पर मैं थोड़ा सजेशन कर रहा हूँ कि हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है कि हमें डीएसयू का कोड रट जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप डीएसयू का कोड सोच सोच के लिखोगे इंटरव्यू में, तब तक तो आधा घंटा निकल जाएगा और आपको एक्सपेक्टेशन होगी कि एक इंटरव्यू में 2 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो ट्राई टू सॉल्व 5 to 10 प्रॉब्लम्स ऑफ डीएसयू, जिससे डीएसयू का कोड रट जाए। अभी एक और फंक्शन बचा है, एक और फंक्शन क्या बचा है, वो है यूनियन। So let's perform the union function as well. यूनियन में ऑब्वियसली 2 नोड का यूनियन करेंगे, और यूनियन आई थिंक कोई कीवर्ड है C++ में, इसलिए वो ऐसे दिखा रहा है। तो लेट्स नेम इट मर्ज, मर्ज रख देते हैं, एक ही बात है। तो वी विल टेक 2 एलिमेंट्स, जिन 2 नोड्स का हमें यूनियन करना है। क्या यूनियन जिन भी 2 नोड्स का हमें मांगा जा रहा है, क्या हमें एक्चुअली में उन्हीं 2 नोड्स का यूनियन करना था क्या? याद करो, अगर मेरे को 1 और 6 का यूनियन मांगा जा रहा है, तो आर वी रियली गोइंग टू परफॉर्म यूनियन ऑफ 1 and 6 itself, or should we perform union of some other nodes? We have to perform union of their roots. तो किन्हीं भी 2 नोड्स का यूनियन करने से पहले हम चेक करेंगे कि भाई उनके पेरेंट कौन है। तो पेरेंट ऑफ ए को पीए बोल देते हैं, पीए मतलब पेरेंट ऑफ ए, फाइंड ऑफ ए से पता चल जाएगा।
सिमिलर तरीके से पेरेंट ऑफ बी निकालने के लिए पीबी निकाल लेते हैं, पीबी वेरिएबल बना लेते हैं, व्हिच इज फाइंड ऑफ बी। दोनों के पेरेंट पता चल गए, उसके बाद भी विल से कि कौन सा पेरेंट का साइज छोटा है। यूनियन पेरेंट्स में करना है, याद करना हमेशा। ये बहुत लोग गलती करते हैं, स्पेशली मैंने भी करी थी, इसलिए मैं ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ इस लाइन पर। हम जल्दीबाजी में ए को बी का पेरेंट, बी को ए का पेरेंट बना देते हैं, जो गलत होगा। इफ द साइज इन द रैंक ऑफ पी ए इज स्मॉलर देन पीबी, इसको हिंदी में समझो क्या हो रहा है। हम बोल रहे हैं भाई जो पहला वाला नोड है उसका रैंक छोटा है, पहला वाला नोड का कंपोनेंट छोटा है, दूसरे वाला नोड का कंपोनेंट बड़ा है। So should I update the parent of PA to PB or should I update the parent of PB to PA? किसका पेरेंट अपडेट करना है? क्या छोटा वाला नोड का पेरेंट बड़ा वाला नोड बनाए, यानी PA का पेरेंट PB बनाए, या बड़े वाले नोड का पेरेंट छोटा वाला नोड बनाए, यानी PB का पेरेंट PA बनाए? हम बोल रहे हैं कि भाई PA इज स्मॉलर इन साइज, PA वाला जो कंपोनेंट है वो छोटा है साइज में देन PB। तो whose parent should we update? Rank of PA is smaller than PB. Whose parent should we update? PA का पेरेंट, भाई छोटे नोड का पेरेंट अपडेट करना है, पेरेंट ऑफ PA will get updated with PB। ग्रेट प्रतीक्षा। लेकिन साइज उल्टे वाले नोड का अपडेट होगा। थोड़ा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जब हमने याद करो कि इस वाले कंपोनेंट को इस वाले कंपोनेंट के साथ मर्ज किया था 1,3 वाली एज की वजह से, तो हमने बोला था कि यार 2 का पेरेंट 4 बना दो, ना कि 4 का पेरेंट 2, क्योंकि छोटा कंपोनेंट 2 है, रैंक ऑफ 2 इज ओनली 2 नोड्स, रैंक ऑफ 4 इज 5 नोड्स। तो हमने क्योंकि रैंक ऑफ 2 इज स्मॉलर देन रैंक ऑफ 5, तो 2 का पेरेंट 5 बनाया, छोटे वाली नोड जिसका रैंक छोटा है उसका पेरेंट बड़ा वाला नोड बनाया। लेकिन रैंक बड़ी वाली नोड का अपडेट होगा, रैंक ऑफ 4 विल गेट अपडेटेड विद द प्रीवियस रैंक प्लस द न्यू रैंक प्लस द एक्स्ट्रा नोड्स, जो भी उस कंपोनेंट में और नोड जुड़ रही है वो ऐड कर लो। सो इन दिस we will take a rank of PB will get added with rank of PA। मतलब जो PA वाली नोड्स हैं, क्योंकि अब वो PB में मर्ज हो रही हैं, तो हम rank of PB को ऐड कर लेंगे, जो भी नई नोड्स आ रही हैं पार्ट में वो हम ऐड कर लेंगे। और अगर एग्जैक्टली अपोजिट सिनेरियो होगा, यानी अगर PB इज स्मॉलर, जो सेकंड नोड है वो स्मॉलर होगी इन साइज देन PA, then we will do the vice versa। तो इसको मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, अगर PB छोटा है तो पेरेंट ऑफ PB इज गेटिंग अपडेटेड विद PA, PB इज गेटिंग अपडेटेड विद PA एंड रैंक ऑफ PA विल गेट एडेड विद रैंक ऑफ PB। मतलब जो भी पहले लिखा था बस उसको उल्टा कर दो, जहां PA था वहां PB कर दो, जहां PB था वो PA कर दो। सो दिस विल बी PB। ऑब्वियसली अभी भी हमें आई एम प्रीटी श्योर कि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होगी। तो अब क्या करते हैं, अब इस पूरे कोड को उठाते हैं और इस पूरे कोड का ड्राई रन करते हैं। कोड पूरा हो चुका है बाय द वे, बट लेट्स डू अनदर ड्राई रन और लेट मी इंट्रोड्यूस अ बेटर टेस्ट केस दिस टाइम। मैं पहले से जिस नहीं लिखूंगा इस बार, वरना फिर मुश्किल हो जाता है समझना। सो वी हैव द कोड रेडी विद अस, होपफुली इस कोड में कोई भी कंपाइलेशन एरर्स नहीं है, एंड लेट्स हैव अ टेस्ट केस जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि टोटल वर्टिसेस जो ग्राफ में है वो 8 है, और 0th नोड, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, फिफ्थ नोड, सिक्स्थ नोड और 7th नोड, टोटल 8 नोड्स हैं। शुरू में जब हम DSU बनाएंगे तो हम n इक्वल टू 8 या v इक्वल टू 8 पास करेंगे, और हर नोड का पेरेंट वो खुद होगा। तो चलो बना लेते हैं। हम क्या बोलते हैं कि हम बोलते हैं पेरेंट ऑफ 0 इज 0, पेरेंट ऑफ 1 इज 1, पेरेंट ऑफ 2 इज 2, पेरेंट ऑफ 3 इज 3, पेरेंट ऑफ 4 इज 4, 5 का पेरेंट 5, 6 का पेरेंट 6, 7 का पेरेंट 7, और हर एक कंपोनेंट का साइज 1 है। क्या ड्राई रन को थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक ना बनाने के लिए क्या मैं साइज ना लिखूं तो चलेगा? हाँ या ना? क्या हम इतना तो देख सकते हैं कि भाई पहले कंपोनेंट में एक नोड है, दूसरे कंपोनेंट में भी एक नोड है एंड सो ऑन? क्या साइज हमें दिख पा रहे हैं? हाँ या ना? कैन वी सी द साइजेस? यस और नो फोक्स? ऐसा कर लेते हैं कि इनको सर्कल मार्क कर लेते हैं तो ज्यादा और क्लैरिटी मिल जाएगी। सर्कल मार्क करेंगे तो और अच्छे से दिख पाएगा कि भाई कौन से कंपोनेंट में कौन कितनी नोड्स है। तो लेट्स क्विकली मार्क दिस। ओके, तो हाल फिलहाल हर एक कंपोनेंट में एक एक नोड है, और हम धीरे धीरे करके और नोड्स को और एजेस को इंसर्ट करेंगे, एक भी एज नहीं है शुरू में। तो सबसे पहली एज हमारे ग्राफ में आ रही है 0,1। मैं कुछ रैंडम एजेस एक एक करके इंसर्ट करूंगा। तो वी चेक
यार 0,1 क्या इस एज की वजह से कुछ यूनियन हो भी पाएगा या नहीं, पहले ही चेक करना पड़ेगा। एक तरीका है कि अपने कोड में ही आप वो कंडीशन ला सकते हो कि इफ पेरेंट ऑफ पी इज इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ पीबी, सॉरी इफ पी इज इक्वल्स टू पीबी देन रिटर्न। एक्चुअली वो कोड हमें कर लेना चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग इज हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि अगर ऑलरेडी दो नोड्स सेम कंपोनेंट में हैं तो भाई यूनियन हो ही नहीं सकता, रिटर्न फॉल्स। हम रिटर्न टाइप को क्या कर देंगे, रिटर्न टाइप को बुलियन कर देते हैं। अगर यूनियन हो पाएगा तो रिटर्न ट्रू। अगर दो नोड्स ऑलरेडी सेम कंपोनेंट में होगी तो साइकिल मिल जाएगी। उसके लिए हम पी ए इक्वल टू पीवी वाला चेक लगा रहे हैं जो हाल फिलहाल नहीं नीडेड है। 0 और 1 का हमने पेरेंट निकाला, फाइंड ऑफ 0 फाइंड ऑफ 1 से दोनों का पेरेंट निकाला। कैसे? पेरेंट ऑफ 0 क्या 0 खुद है? हाँ भाई पेरेंट ऑफ 0 0 ही है, यानी फाइंड ऑफ 0 ने 0 रिटर्न कर दिया। फाइंड ऑफ 1 पेरेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 यानी 1 ही रूट है, तो फाइंड ऑफ 1 ने भी 1 रिटर्न कर दिया। तो 0 का फाइंड भी 0 ही है, फाइंड ऑफ 1 भी 1 है, यानी पेरेंट ऑफ 0 इज आल्सो 0, फाइंड पेरेंट ऑफ 1 इज आल्सो 1। पीए और पीबी 0 और 1 ही है हाल फिलहाल। तो नाउ वी चेक कि क्या पहली नोड का रैंक दूसरी नोड से छोटा है। क्या रैंक ऑफ 1 इज स्मॉलर देन रैंक ऑफ 1? तो नहीं, अभी तो दोनों रैंक बराबर हैं। अकॉर्डिंग टू द करंट कोड हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं पेरेंट ऑफ पीबी बिकम्स पीए। अगर ये पीए है ये पीबी है तो पेरेंट ऑफ पीबी बिकम्स पीए। अभी तो किसी को भी किसी का भी पेरेंट बना सकते थे, बट करंट कोड के अकॉर्डिंग हम जो 1 है उसके पेरेंट को 0 बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू करंट कोड। अगर यहाँ पे इक्वल टू रख देते तो ए का पेरेंट बी बन जाता। इट इज योर विश। एक चीज तो ये हो गई चेंज। दूसरा चीज, पहले तो पेरेंट अपडेट किया, दूसरा क्योंकि अब ए वाले नोड में और भी नोड्स आ चुकी हैं तो रैंक ऑफ पी ए विल गेट एडेड विद रैंक ऑफ पी बी। इसमें एक ही नोड थी, इसमें भी एक ही नोड थी। अब जो पी ए वाला नोड है यानी 0 वाला कंपोनेंट है उसमें अब 2 नोड्स आ चुके हैं। जो रैंक ऑफ 0 है वो इट हैज बिकम 2। तो यहाँ पे आपको सर्कल में 2 नोड दिख रहे हैं यानी रैंक ऑफ 0 इज 2। जिन भी लोगों को पहली बार जो यूनियन परफॉर्म करा है वो समझ आया है तो प्लीज राइट यस फटाफट। हमने पेरेंट ऑफ 1 को 0 बनाया और रैंक ऑफ 0 को 2 कर दिया, 1 + 1 2 कर दिया। चलो अगला एज इंसर्ट करते हैं वेरी सिमिलर तरीके से। जो अगला एज हम इंसर्ट करेंगे वो 4,5 इंसर्ट करेंगे। थोड़ा जल्दी करते हैं अब। तो अकॉर्डिंग टू द करंट कोड जब अगर बड़ी नोड छोटी नोड में इंसर्ट हो रही है या दूसरी नोड पहले में इंसर्ट हो रही है तो किसका पेरेंट अपडेट होगा और किसका रैंक अपडेट होगा। हमने अगर सिमिलर तरीके से जाना है पिछली बार की तरीके से तो 5 का पेरेंट 4 बनाने वाले हैं, बी का पेरेंट पी ए बनाने वाले हैं और रैंक ऑफ पी ए में पी बी ऐड करेंगे यानी रैंक ऑफ 4 में रैंक ऑफ 5 ऐड कर देंगे यानी 4 का रैंक 1 + 1 2 हो जाएगा। तो उसको दिखा देते हैं कैसे। अब 5 का पेरेंट बन जाएगा 4, 5 का पेरेंट इज 4 और ये जो रैंक ऑफ 4 है वो 2 नोड्स का है। तो मैं सिंपल रखने के लिए इस ग्राफ में एजेस दिखा ही नहीं रहा। लेट्स नॉट शो द एजेस ऑल टुगेदर, ऑल्दो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। चलो ठीक है, अगला एज इंसर्ट करते हैं। ये 2 एजेस इंसर्ट हो चुके हैं। अभी तक किसी भी एज की वजह से साइक्लिक नेचर फॉर्म नहीं हुआ है। अगला एज हम इंसर्ट करते हैं जो कि है लेट्स से प्रोबेबली 6,7। या थोड़ा सिंपल रखते हैं पहले। लेट्स इंसर्ट द नेक्स्ट एज विच इज 1,2 या नहीं 1,2 नहीं, चलो ठीक है 1,2। तो 1,2 जब इंसर्ट हुई है अब ध्यान से देखना पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है आउट ऑफ पाथ कंप्रेशन एंड वेटेड यूनियन। अब हम पाथ कंप्रेशन सॉरी वेटेड यूनियन सीखने वाले हैं। 1 और 2 का यूनियन करना है, ये वाली नोड और ये वाली नोड का यूनियन करना है। क्या यूनियन रियल सेंस में इन्हीं 2 नोड्स के बीच में होगा या उन दोनों नोड्स का जो कंपोनेंट का रूट होगा उनके बीच में होगा। परफॉर्म अ यूनियन बिटवीन 1 and 2 इन रियल सेंस और शुड वी परफॉर्म अ यूनियन बिटवीन 0 and 2? रूट में होना है हमेशा। तो 1 का रूट है 0, कैसे पता चला? 1 क्योंकि अपना खुद का पेरेंट नहीं है तो 1 ने फाइंड फंक्शन ऑफ पेरेंट कॉल किया यानी फाइंड फंक्शन ऑफ 0 कॉल किया। 0 ने बोला भाई मैं तो खुद का पेरेंट ही हूं तो मैं ही रूट हूं, तो 0 विल रिटर्न इटसेल्फ एज रूट। 1 अपने पेरेंट को वापस से 0 ही बना देगा जो ऑलरेडी था। 1 का पेरेंट 0 ही रहेगा, एक ही तो लुकअप है। एक लुकअप में आप क्या ऑप्टिमाइज करोगे? सो 1 विल से माय रूट इज 0
2 will say my root is 2 itself. तो PA हुआ 0, PB हुआ 2, इसका रूट हुआ 0, इसका रूट हुआ 2. अब हम 0 और 2 में यूनियन कर रहे हैं, याद रखना 0 और 2 में. तो हम चेक कर रहे हैं रैंक ऑफ 0 इज इट स्मॉलर देन रैंक ऑफ 2. रैंक ऑफ 0 इज 2 नोड्स, रैंक ऑफ 2 इज ओनली 1 नोड. क्या पहली नोड का रैंक कम है दूसरी नोड से? नहीं भाई, पहली नोड का रैंक तो ज्यादा है ना, उसमें 2 नोड्स हैं. तो अगेन इफ कंडीशन फॉल्स हुई, पहली नोड का रैंक ज्यादा है, तो हम एल्स वाले कंडीशन में गए, यानी दूसरे नोड को पहली नोड में मर्ज करना है. सो PB का पेरेंट PA बना दो. PA था 0, PB था 2, सो 2 का पेरेंट 0 बना दो. चलो बनाते हैं. लेट्स अपडेट द पेरेंट ऑफ 2 एज 0. लेट्स से अब 2 का पेरेंट बन गया 0. दूसरा चीज, रैंक ऑफ PA विल गेट एडेड विद रैंक ऑफ PB, यानी 0 की रैंक में जो ऑलरेडी 2 नोड्स थी, अब रैंक ऑफ 2 ऐड हो जाएगी, यानी 1 ऐड हो जाएगा. 2 नोड्स ऑलरेडी थी, 1 नोड और आ चुकी है, तो टोटल अब रैंक ऑफ 0 3 नोड्स हो जाएंगी. सो जिन भी लोगों को अगेन ये तीसरा यूनियन ऑपरेशन समझ आया है, फटाफट से राइट यस. 3 यूनियन हम कर चुके हैं हाल फिलहाल. नेक्स्ट एज जो हम इंसर्ट करने वाले हैं वो है लेट्स से 6,7. थोड़ी सिंपल एज है, फटाफट से करते हैं. लेट मी नॉट इवन आस्क यू दिस क्वेश्चन. 6 और 7 दोनों के पेरेंट वो खुद हैं, एक एक साइज का है. हम करंट कोड के हिसाब से 7 का पेरेंट 6 बना रहे हैं, क्योंकि बाद वाली एज का पेरेंट पहली वाली एज बन रहा है, जैसे 0,1 में हुआ था, 4,5 में हुआ था. तो 6 का पेरेंट 7 बना, और रैंक ऑफ 6 गेट्स अपडेटेड विद 1 + 1 as 2. रैंक ऑफ 6 में हम 2 इंसर्ट कर देंगे. ओके, अब बहुत ही स्पेशल एज आने वाली है, इस पर ध्यान देना. अभी तक हमने वेटेड यूनियन देख लिया. हमने ये देखा था कि बड़े कंपोनेंट में छोटा कंपोनेंट मर्ज करना है. वेटेड यूनियन हम देख चुके हैं कैसे, इस वाले इफ एल्स कंडीशन के थ्रू वेटेड यूनियन देख चुके हैं. अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज वी विल इंसर्ट द एज बिटवीन, लेट्स से वी विल से कि हमें जो इंसर्शन करना है वो 2, हाल फिलहाल तो आई थिंक हम थोड़ा सिंपल रखते हैं, तो 5, 6 में इंसर्शन करते हैं. 5, 6 में. चलो, लेट्स परफॉर्म द इंसर्शन बिटवीन 5 and 6. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? अगर मेरे को 5 और 6 में इंसर्शन करना है, तो शुड आई रियली परफॉर्म अ इंसर्शन बिटवीन 5 and 6, और शुड आई परफॉर्म इंसर्शन बिटवीन द रूट ऑफ 5 and द रूट ऑफ 6? अगर हमें 5 और 6 के बीच में इंसर्शन यूनियन बंद करना है, मर्ज करना है, तो मैं 4 और 6 के पेरेंट और रैंक को अपडेट करना होगा. एक में पेरेंट को, दूसरे में रैंक को. अब क्योंकि दोनों कंपोनेंट में 2 ही नोड्स हैं, अकॉर्डिंग टू द करंट कोड हम एल्स वाले कंडीशन में जा रहे हैं, अगर इक्वल साइजेस हैं तो. सो वी विल से कि पहली नोड का, मैं लिख देता हूं, पहली नोड का जो पेरेंट है PA वो निकला 4, दूसरी नोड का पेरेंट निकला 6. ये है A, ये है B. PA निकला 4, PB निकला 6. अब हम फाइंड करना जानते हैं. हम बोल रहे हैं 4 तेरे नोड और 6 वाले नोड में यूनियन करना है. रैंक ऑफ 4 is 2, रैंक ऑफ 6 is also 2. दोनों कंपोनेंट 6 के हैं, सेम नोड्स के हैं. एल्स कंडीशन में आए, पेरेंट ऑफ PB becomes PA, पेरेंट ऑफ 6 becomes 4. चलो भाई बनाते हैं. तो 6 का पेरेंट हमने क्या कर दिया? 6 का पेरेंट हमने 4 बना दिया. मतलब दोनों कंपोनेंट्स को मर्ज करना चाहते हैं. और रैंक ऑफ PA, रैंक ऑफ 4 में रैंक ऑफ PB ऐड कर दिया, यानी ये 2 नोड्स अब 4 वाले कंपोनेंट का पार्ट हैं. यानी अब इस पॉइंट पर हम पूछेंगे कि रैंक ऑफ 4 क्या है, तो आप बोलोगे कि भाई 4 नोड्स का 4 वाला कंपोनेंट है. चलो, अभी पाथ कंप्रेशन नहीं आया है, लेकिन अब शॉर्टली आ जाएगा. तो वी हैव इंसर्टेड दिस एज. अगला एज बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा, जिसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो एज है हमारे पास 3,7. अभी तक ध्यान दो तो हर एक एज कांस्टेंट टाइम में इंसर्ट हो पा रही है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं. हम फाइंड कर रहे हैं और यूनियन कर रहे हैं. फाइंड करना भी कांस्टेंट है, क्योंकि हम मल्टीपल लुकअप्स करते हैं, तो अगली बार वो लुकअप्स रिपीट नहीं होते. काइंड ऑफ कैशिंग हो रही है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो रही है. और मर्ज भी करते हैं तो हमेशा हम इंश्योर करते हैं कि कांस्टेंट टाइम में मर्ज कर पाए. अगला जो एज आ रहा है वो आ रहा है 3,7. फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या 3 और 7 सेम कंपोनेंट के पार्ट है, और आर 3 and 7 पार्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट? व्हाट डू यू गाइस थिंक? दे आर पार्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट. कौन है 3 और 5 का पेरेंट रिस्पेक्टिवली?
पी ए और पी बी कौन आएगा दोनों का? ए इज 3, बी इज 7, सो हु विल बी पी ए एंड पी बी? 3 का रूट निकालेंगे तो 3 खुद आएगा, 7 का रूट निकालेंगे तो 7 का रूट 4 आएगा। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जब हमने रूट ऑफ 7 मंगवाया होगा, फाइंड ऑफ 7 मंगवाया होगा, तो फाइंड ऑफ 7 ने क्या किया होगा? उसने कॉल किया होगा फाइंड ऑफ 6 को। बाय द वे जो पेरेंट ऑफ 6 है वो 6 नहीं है, वो 4 बन चुका है। एक नोड का एक ही पेरेंट हो सकता है। फाइंड ऑफ 7 ने क्या करा? फाइंड ऑफ 7 ने फाइंड ऑफ 6 पर कॉल लगाया। ओके जी, 6 बोल रहा है भाई मेरा पेरेंट, मैं खुद नहीं हूं तो मैं भी रूट नहीं हूं, तो चलो मैं अपने पेरेंट पे कॉल लगाता हूं। 4 पर फाइंड कॉल लगी, 4 ने बोला भाई मेरा पेरेंट तो मैं खुद हूं तो मैं रूट हूं, लेट्स रिटर्न 4, 4 रिटर्न हुआ। 6 का पेरेंट हमने 4 से अपडेट करवा लिया, जो ऑलरेडी 4 था, 4 रिटर्न कर दिया। जो भी हमारा फाइंड फंक्शन से हमें मिलता है वही हम रिटर्न कर देते हैं, तो 4 रिटर्न हुआ तो हमने भी 4 रिटर्न कर दिया। बट जब 7 के पास आउटपुट आएगा कि भाई फाइंड ऑफ 4 ने 4 दिया, फाइंड ऑफ 6 ने भी 4 दिया, तो 7 भी 4 रिटर्न करेगा। 7 का भी पेरेंट इवेंचुअली 4 आ जाएगा, लेकिन 7 क्या करेगा? अपनी पेरेंट ऑफ इंडेक्स में वो जो फाइंड ऑफ 4 आया था, यानी 7 फाइंड ऑफ 7 आया था 4, वो फाइंड ऑफ 7 से अपडेट कर लेगा अपने पेरेंट को, यानी पेरेंट ऑफ 7 will now directly start pointing to 4। हम ये जो मल्टीपल लेवल ऑफ लुकअप्स कर रहे थे, एक बार हमें करने पड़े, अगली बार हमें ये मल्टीपल लेवल्स ऑफ लुकअप नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि अब डायरेक्टली 7 को अपना पेरेंट पता है। तो डेफिनेटली पहली बार तो लुकअप करने पड़ते हैं, पहली बार हो सकता है कि आपको 2-3 लेवल ऊपर जाना पड़े, लेकिन इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं या इसको कैशिंग बोलते हैं, कि एक बार हमने मल्टीपल लुकअप्स करके रूट निकाल लिया और अगली बार उसका जो रूट है डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा एक ही लुकअप से, एक ही ऑपरेशन से, एक ही रिकर्सिव कॉल से। तो ये पाथ कॉम्प्रेशन, ये वाली लाइन को ही पाथ कॉम्प्रेशन बोल रहे हैं हम। ये पाथ कॉम्प्रेशन जिन भी लोगों को समझ आया हो प्लीज राइट यस। इसके बाद बस एक ही कॉन्सेप्ट बचेगा, ये जो एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड हमने लिखा था, जो कि साइकिल डिटेक्शन वाला कोड है। तो इंसर्ट कर देते हैं फटाफट एच। पी ए है 3, पी बी है 4, यानी 3 और 4 में इंसर्शन करना है। रैंक ऑफ 3 इज डेफिनेटली स्मॉलर देन रैंक ऑफ 4, यानी पहला वाला कंडीशन चलेगा। पी ए का पेरेंट पी बी बना दो, 3 का पेरेंट 4 बना दो, क्योंकि छोटे कंपोनेंट को बड़े कंपोनेंट में मर्ज करना है। तो 3 का पेरेंट हम बना देंगे 4। चलो भाई ये तो काम हो गया। दूसरा काम, रैंक ऑफ पी ए में रैंक ऑफ पी बी ऐड कर दो। इसमें ऑलरेडी 4 नोड्स थी, एक नोड और आ गई, तो रैंक ऑफ 4 अब हो चुके 5 नोड्स। कोई भी इस पॉइंट पर रैंक ऑफ 4 मांगेगा तो वो आएगी 5 नोड्स। ओके जी, लास्ट एज आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से साइकिल डिटेक्ट होगी, और वो एज है हमारे पास एज 5,7। तो मैं अभी तक जो भी एजेस इंसर्ट हो चुकी है वो उनको मार्क कर देता हूं। पहली एज जो इंसर्ट हुई थी, क्या हम किसी दूसरे तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं? चलो लेट्स सी दिस। पहली एज 0,1 इंसर्ट हुई थी। अब एजेस दिखा देते हैं क्योंकि अब ऑलरेडी हमने ग्राफ बना लिया है। 4,5 दूसरी एज इंसर्ट हुई थी। तीसरी एज 1,2 इंसर्ट हुई थी। चौथी एज 6,7 इंसर्ट हुई थी। फिर अगली एज 5,6 इंसर्ट हुई थी। फिर अगली एज 3,7 इंसर्ट हुई थी। एंड अब लास्ट में एज जो इंसर्ट हो रही है वो 5,7 इंसर्ट हो रही है। 5,7। क्या ये 5,7 एज देखने से साइकिल फॉर्म कर रही है, हाँ या ना? इज 5,7 फॉर्मिंग अ साइकिल? क्या क्लियरली हमें दिख पा रहा है? अगर ये एज इंसर्ट कर दे तो एक साइकिल बन जाएगी। सो हाउ विल वी डिटेक्ट द साइकिल? लेट्स सी हमारा कोड डिटेक्ट कैसे कर पा रहा है। हमने यूनियन फंक्शन कॉल किया, मर्ज फंक्शन कॉल किया। मर्ज में हमने 5 का पेरेंट निकाला। इस बार 5 का पेरेंट हम 4 निकाल पाएंगे। 5 का पेरेंट 4 डायरेक्ट एक लुकअप में है, सो पेरेंट ऑफ 5 इज 4। ध्यान से देखो 7 रिपीट हो रहा है। पिछली बार हमने 7 का पेरेंट अपडेट करके 4 बना दिया था, जो अब यूज आ रहा है। 7 से दोबारा उसका पेरेंट मंगवाया, तो इस बार उसको 6 से पूछकर फिर जाकर 7 फिर जाकर 4 पे जाने की नीड नहीं है। 7 को अपना रूट खुद ही पता है, वो है 4। दिस इज व्हाट पाथ कंप्रेशन डज, कि एक बार हमें रूट पता चल जाए, अगली बार कांस्टेंट टाइम में हम वो रूट स्टोर कर पाएंगे इन द पेरेंट एरे। तो 7 का पेरेंट है 4। इससे क्या पता चल रहा है? 5 का पेरेंट भी 4 है, 7 का पेरेंट भी 4 है। 5 भी 4 वाले कंपोनेंट में ही है, 7 भी 4 वाले कंपोनेंट में ही है, यानी PA इज इक्वल टू PB रिटर्न फॉल्स। दोनों के पेरेंट सेम है तो हमें मर्ज करना ही नहीं है। रिटर्न फॉल्स के हमें
मर्ज पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज व्हाट इज डिटेक्टिंग द साइकिल। जब दोनों नोड्स के पेरेंट सेम निकल जाएं जिनको मर्ज करना चाहते हो आप, तो वो ऑलरेडी सेम कंपोनेंट में है, यानी वो साइकिल फॉर्म करेगी एच। तो बहुत ही इन डेप्थ हमने समझा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर चेंजेस कर लेते हैं। मर्ज फंक्शन विल रिटर्न बूलियन। अगर पी ए ऑलरेडी सेम आ जाता है पी बी के, तो हमें मर्ज करने की नीड ही नहीं है, वी विल डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स, कि मर्ज पॉसिबल ही नहीं है। वरना मर्ज पॉसिबल होगा तो रिटर्न ट्रू कर देंगे इन द लास्ट। ऑब्वियसली रिटर्न तो कुछ करना पड़ेगा अगर रिटर्न टाइप बूलियन रखते हैं तो। और अब क्या करना है, बहुत सिंपल काम है। टीएसयू बनाया कितनी नोड्स का, इस टीएसयू को नाम दे देते हैं ग्राफ। टीएसयू बनेगा जितने भी हमारे ग्राफ में नंबर ऑफ नोड्स हैं। इस प्रॉब्लम में दे रखा है कि जितनी एजेस होंगी उतने ही नोड्स होंगी। इस प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं मेंशन होगा, नंबर ऑफ नोड्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस, n इज इक्वल टू एजेस लेंथ। तो ऐसा कर लेते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स तो एजेस डॉट साइज, आई थिंक C++ में साइज होता है, नंबर ऑफ नोड्स स्टोर करके रख लेते हैं ताकि हम ग्राफ बना पाए। वंस वी हैव द ग्राफ इस बार एडजेसेंसी लिस्ट नहीं है लेकिन डीएसयू है। वी विल स्टार्ट एंड इटरेट ओवर ईच एज। यहाँ पे कोई डीएफएस वीएफएस नहीं करना, हमें हर एक एज पर जाना है। लेट्स पिक ईच एज वन बाय वन। ई नाम के वेरिएबल में एज ले ली। आई होप हमें फॉर ईच लूप करना आता है C++ में। पहली एज ई एज 0,1, नेक्स्ट एज ई एज 4,5, ई एज 1,2 एंड सो ऑन। हर एक एज को पकड़ा और उससे पूछा कि भाई यूनियन हो भी पा रहा है तेरे बीच, क्या तेरी एजेस के एंड पॉइंट के बीच यूनियन हो भी पा रहा है। ग्राफ डॉट यूनियन ऑफ ई ऑफ 0, ई ऑफ 1, क्या यूनियन ट्रू दे रहा है। अगर यूनियन ट्रू दे रहा है तो ठीक है, यूनियन अगर फॉल्स दे रहा है, यूनियन नहीं सॉरी मर्ज, फंक्शन का नाम मर्ज था। अगर मर्ज फंक्शन फॉल्स दे रहा है मतलब साइकिल डिटेक्ट हो गई और हमें वो साइक्लिक वाली एज तो रिटर्न करनी थी, लेट्स रिटर्न ई। जिस भी एज की वजह से साइकिल मिल जाए वो एज रिटर्न कर दो। लास्ट में कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा तो हम लास्ट में नल रिटर्न कर सकते हैं। आप नल ना रिटर्न करके कुछ एम्प्टी एरे भी रिटर्न कर सकते थे। चलो एक्चुअली लेट मी शो एम्प्टी एरे। इस लाइन से फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज जस्ट टू इंश्योर कि कुछ हम रिटर्न कर रहे हैं अगर एक भी एज साइक्लिक ना मिले। ऑल्दो प्रॉब्लम में दे रखा है कि एक एज तो साइक्लिक हो ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि साइक्लिक हो ही ना एज। n नोड्स का ग्राफ, n एजेस होंगी तो एक एज साइकिल बनाएगी डेफिनेटली। ओके, एक बार चलाते हैं कोड को। लेट्स रन दिस कोड एंड सी के क्या हमारे को साइकिल मिल पा रही है या नहीं। ऑल्दो हमें रन टाइम में बता पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमने कोड में दिक्कत करी है। तो एक बार देखते हैं। हमने मर्ज करा, फाइंड करा, डीएसयू करा, पेरेंट ऑफ आई इक्वल टू फाइंड ऑफ पेरेंट ऑफ आई, इफ पेरेंट ऑफ आई इक्वल टू आई रिटर्न आई। अदरवाइज दिस डीएसयू में हमें हर जगह आई रखना है, रैंक में 1 रखना है। इफ रैंक ऑफ पी ए इज स्मॉलर देन पी बी देन वी विल से रैंक ऑफ पी बी में पी ऐड करो, इन द अदर केस उल्टा करो। यहाँ पे भी हमने उल्टा कर रखा है, आई थिंक दैट इज फाइन। ऑलरेडी पेरेंट सेम है तो रिटर्न फॉल्स, वरना रिटर्न ट्रू। सारी एजेस पर गए, किसी भी पॉइंट पर अगर मर्ज फंक्शन हमें फॉल्स देता है यानी ऑलरेडी दोनों नोड सेम कंपोनेंट में है तो रिटर्न द एज। क्या हमें कुछ सिंटैक्स में गलती दिख पा रही है फोक्स किसी भी पॉइंट पर? C++ में मैं पहले कोड करता था तो हो सकता है कहीं सिंटैक्स में इशू हो। आर वी एबल टू सी एनी इशू इन द सिंटैक्स? ओवरलोड। ऐसा करते हैं कि एक बार ये लूप हटा के देखते हैं कि क्या सिर्फ डीएसयू बनाने में ही दिक्कत आ रही है या फिर आगे दिक्कत आई है। ओके, तो डीएसयू बन तो गया लेकिन मर्ज करते वक्त हमें दिक्कत आई। तो मर्ज करते वक्त क्या हमने कुछ गलत काम किया है? दोनों के पेरेंट निकाले, ओके। ऐसा करते हैं कि इन दो वेरिएबल्स को u और v मान लेते हैं। ऑल्दो इससे कुछ होगा नहीं, बट लेट्स डू दिस। दिस इज u, दिस इज v एंड लेट्स रिटर्न u, v। आई एम श्योर कि इससे तो आउटपुट सही नहीं आएगा, बट देखते हैं। ठीक है, इससे भी नहीं आया। ओके, सो इफ मर्ज इज रिटर्निंग मी फॉल्स देन आई वांट टू रिटर्न u, v। उस एज को रिटर्न करना है हमें। रैंक ऑफ पी ए स्मॉलर देन पी बी, ये कंडीशन भी सही है हमारी। हमने डीएसयू ऑलरेडी बना रखा है
तो ऐसा करते हैं, लेट्स ठीक है कहां पर इशू आ रहा है। ओके, आई थिंक मेरे को इशू मिल चुका है। ग्राफ में देखो, ये आपको जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आप ज्यादा बेटर बनोगे। ग्राफ में जो नोड्स हैं, क्या वो 0 इंडेक्स है या 1 इंडेक्स है? ध्यान से प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के बताओ या फिर एग्जांपल देख के बताओ इमेज में। आर द नोड्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 और आर द नोड्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0? अगेन ध्यान से देख के बताना है, क्या नोड्स 1 बेस्ड हैं या 0 बेस्ड हैं? दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब अगर n 3 होता है, इफ n is 3, I am only creating the parent array and rank array of 3 size। लेकिन 3 साइज के array में थर्ड इंडेक्स तो होगा ही नहीं। बट जब हम 2,3 में मर्ज करेंगे या 1,3 में मर्ज करेंगे तो हम थर्ड इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, पेरेंट ऑफ 3, रैंक ऑफ 3 निकालेंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो लूप है उसको एक एक्स्ट्रा बार चला देते हैं, 0 से लेकर लेस देन इक्वल टू n तक चला देते हैं एक एक्स्ट्रा बार, ताकि nth नोड एग्जिस्ट कर पाए। बहुत ही छोटा सा चेंज है। ये डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ये याद रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली मेरे को भी याद नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ये छोटे छोटे जो बग्स होते हैं हमारे कोड में, वो हम फिगर आउट करने में मास्टर बनते रहते हैं। मतलब जो कोड है उसमें नंबर ऑफ नोड्स एक एक्स्ट्रा रखना, या फिर इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा है तो लॉन्ग डेटा टाइप कर देना, लॉन्ग लॉन्ग C++ में, या फिर मॉडुलस ले लेना 10 पावर 9 + 7 से। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो जितना हम ज्यादा कोड करते हैं उतना हम ज्यादा बेटर बन पाते हैं। मैंने क्या एक्स्ट्रा चेंज किया लास्ट में, ये जो लूप है वो लेस देन n तक ना चला के, अगर n 3 था तो लूप 0 से लेस देन 3 तक, यानी 3 बार ना चला के लेस देन इक्वल टू 3 तक चलाया, यानी 4 बार चलाया। अगर 3 नोड्स है ग्राफ में तो 4 साइज के एरे बनाई, ताकि फर्स्ट इंडेक्स भी हो, सेकंड इंडेक्स भी हो, थर्ड इंडेक्स भी हो। अदरवाइज अगर थर्ड इंडेक्स नहीं होगा तो हमें एक अनडिफाइंड इंडेक्स पर जाकर हम एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं। जावा में वो बहुत अच्छे से दिख जाता है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के तरीके से, लेकिन C++ में वो वियर्ड सा जो एरर हमें मिल रहा था वो बस इसलिए मिल रहा था कि हम एक ऐसा इंडेक्स एक्सेस कर रहे थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं ऐसा करता हूँ, इस कोड को ले जाता हूँ अपने एडिटर में, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अभी हमें डिस्कस करनी है। लेट्स ब्रिंग द सेकंड पार्ट एज वेल। तो अब डिस्कस करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, पहली चीज हमने क्या करी है, हमने डीएसयू को क्रिएट करा है। अब ग्राफ को क्रिएट करना है डीएसयू के तरीके से, तो ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर जैसे बोलते हैं हम। लेकिन उस कंस्ट्रक्टर में हमने n एलिमेंट्स पर लूप लगाया है, जितने भी वर्टिसेस है ग्राफ पर उतना लूप लगाया है। तो जस्ट टू क्रिएट अ एम्प्टी ग्राफ, खाली ग्राफ जिसमें एक भी एज ना हो, उस खाली ग्राफ को ही क्रिएट करने में मुझे जो टाइम लग गया वो ऑर्डर ऑफ v लग गया। ये इग्नोर नहीं कर सकते हम। अगर खाली ग्राफ क्रिएट करने में हमें 2 एरे बनानी पड़ी लूप लगाकर, तो ऑब्वियसली टाइम तो लगा है ना, तो ऑर्डर ऑफ v जितना, ऑर्डर ऑफ n जितना। प्लस ये जो लूप है ये सारी एजेस पर जा रहा है, और हर एज पर जाकर हम क्या कर रहे हैं, हम मर्ज कर रहे हैं। मर्ज इंटरनली फाइंड कॉल करता है। बेसिकली हम ये 2 फंक्शन कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों फंक्शन अभी हमने देखे थे कि कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के होंगे इन एवरेज केस। सो वी विल से कि हर बार मर्ज करना कांस्टेंट टाइम है, ऐसा हम हर एज के लिए कर रहे हैं। तो ग्राफ में अगर e एजेस होंगी तो दिस लूप विल टेक ऑर्डर ऑफ e टाइम। और ओवरऑल अगर पूरे के पूरे एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे साइकिल रिडक्शन यूजिंग DSU, it will come out to be order of v to create a graph using DSU plus order of e to find the cycle. So overall it will be order of v plus e। मतलब इस प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली अगर हम DFS से करते तो सेम ही टाइम लगता। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, वहां पर डेफिनेटली ऑप्टिमाइजेशन हुई है। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं एडजेसेंसी लिस्ट में, तो v रोज e कॉलम्स बनाते हैं, v प्लस e स्पेस लेते हैं एडजेसेंसी लिस्ट में। लेकिन अभी हमने सिर्फ 2 into n, 2 into v स्पेस लिया है। ऑर्डर ऑफ v स्पेस में हमारा सारा काम हो चुका है, जो कि सिर्फ DSU की वजह से लगा है। सो डेफिनेटली स्पेस में हमने स्लाइटली ऑप्टिमाइज किया। इंस्टेड ऑफ टेकिंग v प्लस e स्पेस, नाउ वी आर ओनली टेकिंग v स्पेस। लेकिन DSU हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम स्पेस ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं, हम DSU इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें अगर ग्राफ में ऑनलाइन क्वेरीज दी हो, यानी एक एक करके एज इंसर्ट करने की बात करी गई हो, तो भी ये सेम काम हम कर सकते हैं। मतलब ग्राफ में शुरू में हमें सारी एजेस मिली ना हो, हमें एक फंक्शन मिल रखा हो ऐड नाम से,
और उस ऐड फंक्शन की फंक्शनैलिटी में हमें क्या करना हो, जो भी एज इनपुट में मिले वो एज को ग्राफ में इंसर्ट करना हो, तो डीएफएस वो नहीं कर सकता, लेकिन डीएसयू कर सकता है। ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लीड कोड पे अवेलेबल है, नंबर ऑफ आइलैंड्स 2 नाम से, ऑल्दो वो लॉक्ड है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो जीएफजी पर जा सकते हो या किसी और पोर्टल पे जा सकते हो टू सॉल्व नंबर ऑफ आइलैंड्स 2। नंबर ऑफ आइलैंड्स 1 भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ आइलैंड्स 2 जो है वो सिर्फ डीएसयू से सॉल्व होगा इन द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर उसे डीएफएस से करोगे तो टाइम लिमिट एक्सीड देगा। ऑन दैट नोट, although I said कि मैं 2 प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, बट दिस टुक मोर टाइम फॉर ट्राई रन। हमें खुद से ट्राई करना चाहिए कि हम एटलीस्ट 5 से 10 प्रॉब्लम्स डीएससी के ऊपर सॉल्व कर रहे हो, जस्ट टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग। वही सेम प्रॉब्लम जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हीं को रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स को, यानी नंबर ऑफ रेफरेंसेस लीड कोड पर है, नंबर ऑफ आइलैंड्स 2 जैसे मैंने बोला, रिडंडेंट कनेक्शन हो गया, या फिर क्रुस्कल्स एल्गोरिथम एक होती है टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो सिर्फ आप सिर्फ डीएसयू से सॉल्व हो सकती हैं, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो डीएसयू भी डीएफएस भी दोनों से सॉल्व हो सकती हैं। So let's solve all the problems which we have already done in DFS and now try them with the DSU. So on that note, let's wrap up the today's session. Let's meet on some other day with some other topic. Till then, bye everyone. Have a great day.